यही वाला डायग्राम आपको एग्जाम में छापना है। समझ में आ गया कि कैसे ये वाला यहाँ पर पॉजिटिव टर्मिनल तो आया और यहाँ पर नेगेटिव टू ग्राउंड कर दिए। तो हमेशा केवीएल लगाएंगे, वैल्यू एक समय में इतना बढ़ा देंगे कि आईबी का वैल्यू आईसी का वैल्यू एक जगह पर जाकर के सेट हो जाएगा, सेचुरेट हो गया, यानी उससे ज्यादा बढ़ नहीं रहा है। तो उस रीजन का सेचुरेशन रीजन कर दे। जिस रीजन में मेरा बहुत अच्छा से काम कर रहा है यानी आईबी बढ़ा रहे तो आईसी बढ़, उस रीजन को एक्टिव रीजन कर दे। और जिस रीजन में हमको अभी तक करंट पारी नहीं हो रहा है ट्रांजिस्टर से, है ना, करंट फ्लो नहीं हो रहा है कलेक्टर टू इमीटर, है ना, तो फिर उस रीजन को बोलते हैं कट ऑफ रीजन, यानी मेरा स्विच की तरह काम कर रहा है ट्रांजिस्टर और चालू नहीं है, स्विच बंद है। हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल, सब बढ़िया ना। मेरा नाम है रुपेश कुमार महतो और आप सभी का हमारे और अपने प्यारा से यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग लेकर आ चुके हैं डिप्लोमा थर्ड सेमेस्टर का एनालॉग एंड डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है सीई इनपुट एंड आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स। ये आपका सिलेबस में दिया हुआ है, जो आपको ट्रांजिस्टर के अंदर में पढ़ना है उसका कॉमन इमीटर इनपुट एंड आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। ये देखिए, ये बच्चों को समझ में नहीं आ रहा है तो इसका तुलना हम लोग उससे करते हैं, डायोड से। डायोड में मैंने आपको वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स बताया था, वीआई का ग्राफ बना करके फॉरवर्ड बायस के लिए अलग सा ग्राफ, फिर रिवर्स बायस के लिए अलग सा ग्राफ बनाए थे। उसी तरीके से ट्रांजिस्टर में भी आपको ग्राफ मैंने दिया हुआ है जिसका नाम है, वहां पर डायोड में नाम था वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स और यहां पर नाम दे दिया ट्रांजिस्टर में कॉमन इमीटर। सीई का फुल फॉर्म कॉमन इमीटर, यानी ट्रांजिस्टर में 3 गो टर्मिनल होता है ना, कलेक्टर टर्मिनल, बेस टर्मिनल और एक इमीटर टर्मिनल। तो तीनों टर्मिनल होता है, तो तीनों में से बोला है कि कॉमन इमीटर, यानी ऐसा हम लोग सर्किट डायग्राम छापेंगे जिसका जो टर्मिनल रहेगा इमीटर वाला टर्मिनल तो दोनों के लिए कॉमन रहेगा, उसी को बोलेंगे कॉमन इमीटर। इमीटर क्या है, कॉमन है दोनों में, तो कॉमन इमीटर इनपुट एंड आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स। जिस तरह वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स उस तरह से कॉमन इमीटर इनपुट एंड आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स। तो दोस्तों इसमें जो है आपको ये एक अलग से इसका सर्किट डायग्राम आता है, उसको छापना पड़ेगा, है ना, और वो आपका एग्जाम में पक्का छापना ही पड़ेगा आपको। और जो आपका टीचर है मेन चीज उसी चीज पर देखेगा कि आप उस डायग्राम को अच्छी तरीके से छाप पाए क्या नहीं, है ना। तो चलिए मैं आपको इसके बारे में डिटेल में समझाता हूं। ये बच्चों को ऐसे बहुत ज्यादा तो समझ में आता नहीं, लेकिन मैं आपको हर तरीके से हर तरह से मैं आपको एग्जांपल देकर के समझाने का प्रयास करूंगा। तो आप वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक जरूर बने रहिए। देखिए दोस्तों, आपको ना ये वाला सर्किट डायग्राम तो समझना बहुत जरूरी है। ये वाला यहां पर देख लीजिए, इसको समझना बहुत जरूरी है। ठीक है दोस्तों, ये वाला आपको समझना बहुत जरूरी है। ये वाला डायग्राम है ना, ये वाला एगो रजिस्टर है और यहां से एगो रजिस्टर है, ठीक है, ठीक। और क्या करना है, इसको इस तरीके से यहां पर एगो ट्रांजिस्टर जोड़ दीजिए। कौन सा ट्रांजिस्टर, एनपीएन ट्रांजिस्टर। तो ये हो गया दोस्तों, और यहां से आप निकाल दीजिए, ये हो जाएगा आपका पॉजिटिव टर्मिनल, ठीक है, और ये हो जाएगा आपका नेगेटिव टर्मिनल, इस तरीके से, ठीक है। तो ये कौन सा ट्रांजिस्टर है दोस्तों, एनपीएन। तो ये वाला कौन सा टर्मिनल है, ये वाला जो आपको दिख रहा है इसको बोलते हैं कलेक्टर टर्मिनल, और ये वाला बीच वाला क्या है, बेस टर्मिनल, और ये वाला क्या है जो निकल रहा है, इमीटर टर्मिनल। तो यहां से कलेक्टर से कौन सा करंट आता है दोस्तों, आईसी कलेक्टर करंट, ये सब मैंने आपको पढ़ाया है। यहां से कौन सा करंट आता है, आईबी बेस करंट, और यहां से कौन सा करंट निकलता है, आईई इमीटर करंट, आईई इमीटर करंट। आईसी और आईबी मिल करके आईई निकलता है ना। ये नेगेटिव टर्मिनल, ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये वोल्टेज सोर्स हमेशा वीसीसी। देखिए जितना भी इलेक्ट्रॉनिक्स में वोल्टेज सोर्स हम लोग कनेक्ट करते हैं सर्किट में, सबका सिंबल है वीसीसी, इसका कोई फुल फॉर्म नहीं होता है, वीसीसी बस, है ना। उसके बाद ये जो रजिस्टर, ये कलेक्टर के अक्रॉस रजिस्टर आरसी और ये बेस के अक्रॉस रजिस्टर आरबी, यही वाला आपको छापना है। लेकिन ये वाला डायग्राम आपको एग्जाम में नहीं छापना। ये तो आप लोग बहुत आसानी से समझ ले रहे हैं कि हाँ एक सर्किट है जहां पर ये ट्रांजिस्टर कनेक्ट है, ये उसका रजिस्टर है आरसी, ये उससे करंट आ रहा है आईसी, पॉजिटिव से नेगेटिव करंट आता है ना, है इधर से करंट आता है ना, इधर से आई करंट, है ना। तो वही वाला है आरसी, और उधर से देखिए इधर से करंट आया, दो भागों में बांट गया, एक आरसी एक आईसी और एक यहाँ से आईबी, है ना, यहाँ से एक आईबी। फिर ये वाला दोनों आकर के फिर आईई करंट निकल कर बन करके निकल जा रहा है और माइनस टर्मिनल में घुस जा रहा है, ठीक है, बैटरी का। और ये कौन सा टाइप का ट्रांजिस्टर है, एनपीएन। ध्यान से समझिएगा, है ना, बच्चे समझ नहीं पाते। यहां तक क्लियर है। तो आपको ये वाला डायग्राम एग्जाम में नहीं छापना है। देखिए आपको क्या छापने बोलेगा, आपको ना ये वाला नहीं छापने बोलेगा, आपको ये वाला छापने बोलेगा। यहां पर कौन सा टर्मिनल था दोस्तों, पॉजिटिव टर्मिनल, पॉजिटिव टर्मिनल, है ना। और ये जो नेगेटिव टर्मिनल हुआ जो आ रहा है उसको यहां से क्या कर दिया जाता है दोस्तों, ग्राउंड कर दिया जाता है। हाँ देखिए ये वाला आपको एग्जाम में छापने बोलेगा। ये क्या है, वीसीसी,
और ये क्या है, ग्राउंड। देखिए ये वाला आपको एग्जाम में छापना, अब आप लोग समझ नहीं पाएंगे, है ना। तो यहाँ पर नेगेटिव टर्मिनल, पॉजिटिव टर्मिनल, यही वाला पॉजिटिव टर्मिनल जो आपको अभी दिखाया था ना छाप करके, वही वाला है। लेकिन और ये वाला क्या, नेगेटिव टर्मिनल। तो नेगेटिव टर्मिनल को हमेशा ग्राउंड से कनेक्ट कर दिया जाता है, ग्राउंड से। और ये वाला आपको याद रखना, और यही वाला डायग्राम आपको एग्जाम में छापना भी है। इसी में आपको क्या लगाना है दोस्तों, केवीएल लगाना है, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, है ना, केवीएल। केवीएल कैसे लगाया जाता है वो मैं आपको जब ये वाला अभी बनाऊंगा तब मैं आपको सिखा दूंगा अच्छा तरीके से, है ना। एक दो को एग्जांपल भी दे देंगे तो कोई दिक्कत नहीं रहेगा। तो यही वाला छापना, ये वाला सर्किट डायग्राम, है ना। इनपुट आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक, इसका जो इनपुट कौन वाला इनपुट, यहां से यहां तक का जो इनपुट है, ये यहां से यहां तक का, यहां पर करंट आईबी को इधर लिख देते हैं, है ना। बेस और इमिटर, बेस और इमिटर के अक्रॉस का जो वोल्टेज रहता है दोस्तों, उसको हमेशा बोलते हैं बेस इमिटर वोल्टेज, बेस इमिटर वोल्टेज, है ना, यहां से यहां तक बेस इमिटर वोल्टेज। और यहां से यहां तक का जो वोल्टेज रहता है दोस्तों, बेस से लेकर कलेक्टर तक, उसको बोलते हैं बीसी, बीसी, यानी बेस वोल्टेज अक्रॉस, वोल्टेज अक्रॉस कहा, बेस टू कलेक्टर। और यहां से यहां तक का जो वोल्टेज रहता है दोस्तों, कलेक्टर से इमिटर, VCE, कलेक्टर से इमिटर, ये सब आपको समझना बहुत जरूरी है। तो आप लोग वोल्टेज समझ लिए कि बेस से लेकर इमिटर का वोल्टेज कितना है, बेस से लेकर इमिटर का वोल्टेज कितना है, बेस टर्मिनल और इमिटर टर्मिनल के बीच का वोल्टेज कितना है, VBE। और बेस टर्मिनल और कलेक्टर टर्मिनल के बीच का वोल्टेज कितना है, VBC। और कलेक्टर और इमिटर टर्मिनल के बीच का वोल्टेज कितना है, VCE। क्लियर है। तो इतना आप लोग यदि समझ गए तो आप लोग आधा चीज तो समझिए, आधा एकदम समझ गए, है ना। अब यहाँ पर क्या करना है दोस्तों, इतना आप लोग समझ गए। अब इसका हम लोग लिखते हैं, तो यहां से हम लोग इनका इसका इनपुट क्या, हम लोग इनपुट हमेशा मैंने आपको बताया था कि इनपुट जो होता है, ये मैंने छाप करके आपको दिखाया था ट्रांजिस्टर का, है ना। तो ये मेरा रहता है NPN ट्रांजिस्टर है। तो हमेशा जो इनपुट है दोस्तों, हमेशा इनपुट उसको बेस टर्मिनल में दिया जाता था, मैंने आपको सिखाया था, है ना, VIT, हमेशा इनपुट सिग्नल बेस टर्मिनल में दिया जाता था, याद है ना, भूल गए। हमेशा इनपुट सिग्नल बेस टर्मिनल में, इनपुट किससे कनेक्ट रहता है, बेस टर्मिनल से कनेक्ट रहता है, बेस से। और तो फिर यहाँ पर इनपुट कौन वाला हो गया दोस्तों, इनपुट करंट कौन वाला हो गया, बेस करंट, ये जो IB आ रहा है। और इनपुट वोल्टेज कौन वाला हो गया, बेस वाला, VBE, इनपुट वोल्टेज। हाँ, ये सब आप लोग याद रखिए। तो यहाँ पर इनपुट करंट क्या दोस्तों, इनपुट करंट, ये सब आप लोग याद रखिए, है ना। इनपुट करंट यहाँ पर क्या है, IB, क्यों, क्योंकि हम लोग IB से इनपुट को कनेक्ट करते। और यहाँ पर दोस्तों इनपुट वोल्टेज क्या है, पहले ये सब आप लोग समझ लीजिए, उसके बाद मैं लिखवाऊंगा, हर एक चीज लिखवाऊंगा। IB हो गया, बेस वोल्टेज कौन वाला है, VBE, ये हो गया इनपुट वोल्टेज, इसी को बेस वोल्टेज भी कहते हैं। और इनपुट करंट, इसको बेस करंट भी कहते हैं। और यहाँ पर आउटपुट कौन वाला है, तो हमेशा मैंने कहा था कि आउटपुट जो चोंगा तो कनेक्ट रहता है, कहां से दोस्तों, कलेक्टर से कनेक्ट रहता है। ये इमीटर हो गया, ये बेस हो गया, ये कलेक्टर हो गया। तो कलेक्टर से हमेशा चोंगा तो कनेक्ट रहता है, मैंने कहा था आपको, कहा था ना। जो चोंगा तो कनेक्ट रहता है कहां से, हमेशा कलेक्टर से चोंगा कनेक्ट रहता है, यानी जो मेरा जो आउटपुट रहता है वो हमेशा कलेक्टर में रहता है। तो मेरा आउटपुट करंट कौन वाला हो गया दोस्तों, जो कलेक्टर करंट है, IC। और दोस्तों मेरा आउटपुट वोल्टेज कौन वाला हो जाएगा दोस्तों, आउटपुट वोल्टेज ये वाला, कलेक्टर से लेकर के इमीटर तक का वोल्टेज, VCE। तो इतना अगर आप लोग दोस्तों समझ गए, कलेक्टर से इमीटर का वोल्टेज किसको, इसको क्या बोलेंगे, VCE, और इसका नाम क्या है, आउटपुट वोल्टेज। कलेक्टर से इमीटर तक के वोल्टेज को कहते हैं आउटपुट वोल्टेज, और बेस से इमीटर तक के वोल्टेज को कहते हैं इनपुट वोल्टेज। कलेक्टर वाला करंट को कहते हैं आउटपुट करंट, बेस वाला करंट को कहते हैं इनपुट करंट। इतना समझ में आ गया, बस। अब आप लोग 75% चीज समझ गए। अब जो थ्योरी वगैरह चीज है वो सब मैं आपको लिखवाऊंगा, है ना। तो ये वाला डायग्राम आपको यहाँ पर मैं और बढ़िया से छाप करके दिखवाऊंगा, है ना। तो इतना ये वाला समझ में आ गया कि कैसे ये वाला यहाँ पर पॉजिटिव टर्मिनल तो आया और यहाँ पर नेगेटिव टू ग्राउंड कर दिए। तो हमेशा केवीएल लगाएंगे। तो चलिए केवीएल वाला चीज मैं बाद में बताऊंगा, है ना। तो ये वाला समझ में आ गया, ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव वाला, ये पॉजिटिव टर्मिनल टू, और ये वाला नेगेटिव टू, नेगेटिव हमेशा ग्राउंड से रहता है ना। हाँ, करंट किधर से किधर फ्लो करता है, पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव में, पॉजिटिव से नेगेटिव में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। और ये सब याद रखें, इनपुट करंट, आउटपुट करंट, इनपुट वोल्टेज, आउटपुट वोल्टेज। चलिए इतना समझ में आ गया ना। अब हम लोग इसका थ्योरी वाला पार्ट लिखते हैं।
प्रैक्टिकल आपने समझ लिया, अब इसका थ्योरी और वही, और साथ ही साथ आप लोग कॉपी कलम लेकर के बैठिए और नोट्स बनाते चलिए, है ना। जहां तक हमने पढ़ाया था उसके बाद से ट्रांजिस्टर का मैंने आपको बेसिक बताया था, उसके बाद ये अगला वीडियो। चलिए, हाँ, प्रीवियस वीडियोस अगर आप नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूंगा, या फिर आप लोग हमारे प्लेलिस्ट को भी विजिट कर दीजिए, हाँ, प्लेलिस्ट में भी जाकर के देखिए, वहां पर लिखा हुआ एनालॉग एंड डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का नाम से वो प्लेलिस्ट होगा, वहां पर सारा वीडियो इस सब्जेक्ट का मिल जाएगा। हाँ, तो देखिए इनपुट आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स, है ना, किसका, कॉमन इमिटर, कॉमन इमिटर मोड पर ट्रांजिस्टर का, किसका हम लोग इनपुट आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स लिख रहे हैं, ट्रांजिस्टर का, किस मोड पर, कॉमन इमिटर मोड पर, जब उसका इमिटर जो है कॉमन है। देखिए ये था बेस और ये था कलेक्टर, लेकिन कॉमन कौन वाला है, कॉमन दोनों में, इसके लिए भी और इसके लिए भी इमिटर तो कॉमन है ना, इमिटर, तो दोनों के लिए कॉमन क्या है, इमिटर कॉमन, इधर से बेस करंट आ रहा है आईबी, इधर से कलेक्टर करंट आ रहा है आईसी, लेकिन कॉमन क्या है दोनों के लिए, आईई, है ना। तो कॉमन यहाँ पर क्या दोस्तों, कॉमन मोड क्या है, कॉमन इमिटर मोड, है ना। तो हम लोग जो वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स प्राप्त करेंगे किसका, ट्रांजिस्टर का, किस मोड पर, कॉमन इमिटर मोड पर, तो उसके लिए दोस्तों हमको क्या करना होगा, उसका सर्किट डायग्राम बनाना होगा जो हमने बनाया। तो इसको पहले थ्योरी को लिख देते हैं, क्या लिखेंगे, टू ऑब्टेन, साथ ही साथ आप लोग भी लिखते चलिए, टू ऑब्टेन, क्या लिखेंगे, टू ऑब्टेन इनपुट आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स, इनपुट आउटपुट। देखिए मेरा राइटिंग बहुत खराब है, इसलिए बाद में अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर के लिखेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा कि यहाँ पर यू लिखा है ना एच लिखा है या फिर एन लिखा है ना, तो इसलिए आप लोग साथ ही साथ लिखते चलिए। तो टू ऑब्टेन इनपुट आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉमन इमिटर मोड, कॉमन इमिटर मोड ऑफ ट्रांजिस्टर, है ना, proper biasing is provided to the transistor। सबसे पहले तो ट्रांजिस्टर को बैटरी से कनेक्ट करना होगा, प्रोवाइडेड टू द ट्रांजिस्टर, पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल से, जो मैंने आपको अभी दिखाया ना, पॉजिटिव ऊपर और नेगेटिव को ग्राउंड से, वो बोला, है ना। तो किसी भी चीज को काम करवाने के लिए सबसे तो पहले तो उसको वोल्टेज सोर्स देना पड़ेगा, तो क्या लिखेंगे, अ वोल्टेज सोर्स, अ वोल्टेज सोर्स, और हमेशा जितना भी इलेक्ट्रॉनिक्स में वोल्टेज सोर्स देते हैं हम लोग उसका नाम है VCC। तो ये वोल्टेज सोर्स VCC इज कनेक्टेड टू द बेस टर्मिनल एंड साथ ही साथ किससे कनेक्ट किए थे, कलेक्टर टर्मिनल, कॉमन किसको रखे थे, कॉमन इमिटर को, बेस टर्मिनल एंड कलेक्टर टर्मिनल, विद द हेल्प ऑफ, दोस्तों किसके माध्यम से, विद द हेल्प ऑफ, दोनों के बीच में हम क्या क्या लगाए थे, एक रजिस्टर लगाए थे, विद द हेल्प ऑफ वेरिएबल रजिस्टर, यानी उसको हम लोग चेंज कर सकते हैं, वेरिएबल रजिस्टर आरबी एंड आरसी रिस्पेक्टिवली, है ना। अभी ये सब समझ में नहीं आ रहा कुछ कुछ, है ना, तो वो सबको मैं डायग्राम के माध्यम से आपको कई अच्छे तरीके से समझाऊंगा। तो वीवी एंड आरबी एंड आरसी रिस्पेक्टिवली, है ना, ठीक है। A voltage source VCC is connected to the base terminal and collector terminal with the help of variable voltage source RB and RC respectively। अब क्या लिखेंगे, इसका जो सर्किट डायग्राम है, the circuit diagram is given below। देखिए सर्किट डायग्राम को देखिए, जो मैंने छाप के दिया अभी वही वाला फिर से छाप रहा हूं। तो इतना दोस्तों, पहले आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, तो 1 2 3, अब फिर से उसका सर्किट डायग्राम को छाप रहे, और हम लोग इसका एक बार इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स लिखेंगे, इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स, और एक बार दूसरा लिखेंगे आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स। जिस तरह से हमने डायोड में लिखा था, एक बार फॉरवर्ड बायस कैरेक्टरिस्टिक्स में, फॉरवर्ड बायस में वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स, फिर रिवर्स बायस में वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स, उस तरह से हम लोग इनपुट में उसका कैरेक्टरिस्टिक्स लिखेंगे और फिर आउटपुट में कैरेक्टरिस्टिक्स लिखेंगे, ठीक है। हाँ, तो चलिए इसका सबसे पहले हम लोग सर्किट डायग्राम, जो नीचे में बोले कि यहाँ पर नीचे में सर्किट डायग्राम दिया हुआ है ना, उसको पहले छाप लेते और एक और बार बढ़िया से समझा देते, है ना। शुरू में मैंने बताया कि हम लोग पढ़ किसके बारे में रहे, उस सर्किट के बारे में, अब उसके बारे में लिखवा दिया, अब उसका फिर से एक बार सर्किट को बना रहे, है ना। तो ये वाला सर्किट आपको किसके नीचे में लिखना है, ये पूरा थ्योरी लिखे, उसके नीचे में ये वाला एक बार बढ़िया से बना देना है ना। ये क्या है दोस्तों, VCC वोल्टेज सोर्स, और यहां पर 2 रजिस्टर कनेक्ट है दोस्तों, 2 रजिस्टर, ये एगो रजिस्टर जिसका नाम क्या है दोस्तों, आरबी, और ये एगो रजिस्टर,
जिसका नाम क्या है दोस्तों, आरसी, 2 रजिस्टर, वेरिएबल रजिस्टर, इस तरीके से, यानी इसको हम लोग घटा बढ़ा सकते हैं। फिर ये क्या हो गया दोस्तों, ये ट्रांजिस्टर से कनेक्ट है, कौन सा ट्रांजिस्टर, एनपीएन ट्रांजिस्टर, और ये वाला क्या है दोस्तों, बेस टर्मिनल आ रहा है, तो बेस से जाकर के मिल गया, है ना। आप लोग अपना कॉपी में बढ़िया से छापिएगा। तो ये हो गया दोस्तों बेस, है ना। तो और साथ ही साथ ये जो नेगेटिव निकला है ये जाकर के ग्राउंड में आकर मिल गया, ग्राउंड में, है ना। तो बस यही वाला छापना था। यहाँ पर क्या है दोस्तों, कलेक्टर, यहाँ पर क्या है बेस, और यहाँ क्या है इमिटर। तो दोस्तों यहाँ से कौन सा करंट आ रहा था, आईसी करंट, और यहाँ से कौन सा करंट आ रहा था, आईबी करंट, आईबी करंट, है ना। तो इसके बीच का वोल्टेज क्या है दोस्तों, यहां से यहां तक का वोल्टेज क्या है, VBE, बेस से इमिटर तक का वोल्टेज, और यहां से यहां तक का वोल्टेज को क्या बोलेंगे, VCE, बेस से लेकर कलेक्टर से लेकर इमिटर तक का वोल्टेज। तो ये इनपुट करंट IB, इनपुट वोल्टेज VBE, आउटपुट करंट IC, आउटपुट वोल्टेज VCE, ठीक है। इसको आप लोग छापिए, इसको छापिए तो पहले एकदम बढ़िया से छापिए, है ना, एकदम क्वालिटी को क्लियर करके, हाँ ठीक दिख रहा है, ठीक, छापिए एकदम बढ़िया से छापिए, ठीक है। और ये हो गया, छाप ले होंगे। उसके बाद देखिए हमने आपको जब ट्रांजिस्टर पढ़ा रहा था और उसका जो अल्फा और बीटा के रिलेशन जब निकाल रहे थे, तब यहाँ पर मैंने आपको एक लिखाया था इक्वेशन, एक फॉर्मूला लिखाया था कि आईसी यानी कलेक्टर करंट जो होता है वो बेस करंट का बीटा टाइम्स होता है, यानी बेस करंट से बीटा टाइम्स ज्यादा होता है, कौन, कलेक्टर करंट, है ना। तो ये वाला मैंने लिखवाया था जब मैं अल्फा और बीटा के बीच में रिलेशन आपको बता रहा था, डिराइव करवा रहा था। अगर आप नहीं देखे तो आप उस वीडियो को जाकर के देख लीजिए, वहां पर अच्छा से समझ में आएगा। तो बीटा क्या है, एम्पलीफिकेशन फैक्टर, आईसी क्या है, ये क्या है, आउटपुट करंट, और यहां पर क्या है मेरा कलेक्टर करंट, आईबी क्या है, बेस करंट या फिर इनपुट करंट, ठीक है। तो ये हो गया। आप दोस्तों ये वाला आप लोग छाप लिए होंगे आई होप, और ये वाला भी उसका नीचे लिख दीजिए। अब हम लोग इसका ये बनाते क्या, ग्राफ, जिस तरीके से हमने VI ग्राफ बनाया था, VI कैरेक्टरिस्टिक्स, फॉरवर्ड बायस में, रिवर्स बायस में, उस तरीके से यहाँ पर एक ग्राफ बनाते हैं, ग्राफ। तो पहला है दोस्तों हमारे पास क्या, इनपुट, हमारे पास इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स, पहला क्या है, इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स, कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। देखिए इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, देखिए, है ना। इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स को आपको यहां से समझना है, यहां से अच्छा तरीके से समझ में आएगा, ये वाला छापना नहीं है ना, मैं समझाने के लिए कर रहा हूं। ये मेरा क्या था दोस्तों, बेस था, ये एनपीएन ट्रांजिस्टर है, ये मेरा क्या है, इमिटर था, ये मेरा क्या था दोस्तों, इमिटर था, और ये क्या था दोस्तों, कलेक्टर था, और ये वाला क्या था दोस्तों, मेरा बेस था, है ना। तो यहां पर देखिए दोस्तों ये वाला मैंने आपको छाप करके दिया था, है ना। हमेशा जो आपका ये जो बेस और इमिटर, बेस इमिटर जंक्शन हमेशा फॉरवर्ड बायस में होता है, बेस इमिटर जंक्शन फॉरवर्ड बायस में। तो जो पी टाइप है वो मेरा पॉजिटिव से कनेक्ट रहेगा, और जो एन टाइप है वो नेगेटिव से। और इसका वोल्टेज का क्या नाम था, बेस इमिटर वोल्टेज, बेस से इमिटर, बेस से इमिटर। तो पॉजिटिव से लेकर नेगेटिव तक मेरा क्या निकल रहा है, करंट, कौन सा करंट, आईबी करंट, बेस करंट, है ना। और इधर से निकल करके कौन सा करंट आ रहा है दोस्तों, आईई करंट, इमिटर करंट, है ना। और नेगेटिव टर्मिनल में घुस जा रहा है, तो ये फॉरवर्ड बायस में। और इधर से क्या था दोस्तों, मेरा रिवर्स बायस में था। कलेक्टर इमिटर जंक्शन कौन सा बायस में रहता है दोस्तों, रिवर्स बायस में रहता है। तो जो एन टाइप है वो आप पॉजिटिव हो जाएगा, और जो पी टाइप है वो आप नेगेटिव हो जाएगा। और इसके बीच का वोल्टेज क्या था, कलेक्टर बेस वोल्टेज, सीबी, VBC, VCB, है ना, कौन सा, बेस, हाँ कलेक्टर बेस, ठीक है। ये हो गया। तो यहां पर मेरा करंट कौन सा जाता है, IC करंट, और इधर से फिर कौन सा करंट आता है, IB, है ना। तो यहां से हो गया दोस्तों ये। लेकिन आपको यहां पर इनपुट कैरेक्टरिस्टिक में ध्यान देना है कि इनपुट हम लोग कहां से दिए, यहां पर इनपुट सिग्नल जब कनेक्ट किए, इनपुट जब सिग्नल कनेक्ट किए थे, ये सारा कल का वीडियो में मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था। अगर आप नहीं देखे तो मैं बार बार आपसे विनती कर रहा हूं कि जाकर के वो उस वीडियो को जरूर देख लीजिए, तभी बढ़िया से समझ में आएगा, है ना। तो यहां से जैसे हम लोग ये दिए इनपुट सिग्नल दिए, है ना, IB करंट जैसे दिए, इनपुट सिग्नल, पॉजिटिव इनपुट सिग्नल जैसे दिए दोस्तों, तो क्या हुआ, क्या हुआ, जैसे इनपुट सिग्नल दिए तो क्या हुआ कि इधर से करंट फ्लो करने लगा, करंट फ्लो करने लगा। और मेरा करंट जो है ना, इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन किधर था, एन टाइप में बहुत सारा इलेक्ट्रॉन रहता है, तो इलेक्ट्रॉन मेरा जंप करके कलेक्टर में जाने लगा, कलेक्टर में, है ना, कलेक्टर में जाने लगा,
है ना, और करंट इसका अपोजिट फ्लो करने लगा, यानी इधर से करंट फ्लो करने लगा, इलेक्ट्रॉन जा रहा है उधर और करंट जा रहा है इधर, तो ये मेरा फॉरवर्ड बायस में था। और फॉरवर्ड बायस का ही यहाँ पर जरूरत है इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स, क्योंकि हम लोग इनपुट कहां से देते हैं, इनपुट सिग्नल बेस से देते हैं, तो बेस इमिटर जंक्शन को ही हम लोग बोलते हैं इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पर। तो ये सेम टू सेम उसी तरीके से हो गया जैसा हमारा सेम टू सेम जिस तरीके से हमने डायोड में वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स फॉरवर्ड बायस में देखा था। देखिए ये वाला फॉरवर्ड बायस में है ना, पी टाइप पॉजिटिव से एन टाइप नेगेटिव, तो ये सेम टू सेम डायोड बन गया, पीएन जंक्शन डायोड। तो इसका जो ग्राफ बनेगा दोस्तों वो इस तरीके से बनेगा जिस तरीके से हमने बनाया था फॉरवर्ड बायस में। ये मेरा वोल्टेज था, तो यहां पर कौन सा वोल्टेज होगा, VBE इनपुट वोल्टेज, और यहां पर करंट कौन सा होगा, करंट कौन सा करंट फ्लो कर रहा है, IB करंट, बेस करंट। और मैंने हमेशा से आपको समझाया था दोस्तों, एक चीज आपको नोट करके लिखवा दिया था कि बेस करंट हमेशा माइक्रो में होता है, क्योंकि ये जो बेस जो करंट है ना, यहाँ पर हम लोग इनपुट सिग्नल वेरी वेरी स्मॉल दे रहे, तो हमेशा बेस करंट है ना माइक्रो में, और यहाँ पर बेस वोल्टेज तो वोल्ट में ही होगा, है ना, वोल्ट में। तो दोस्तों ये हो गया। अब ये जो पूरी जो मेरा काम हो रहा है, ये कौन सा काम कर रहा है, ये मेरा फॉरवर्ड बायस का काम कर रहा है। देखिए पॉजिटिव से पी टाइप, नेगेटिव से एन टाइप, तो ये सेम टू सेम मेरा फॉरवर्ड बायस बन गया। तो फॉरवर्ड बायस में मैंने ग्राफ कैसा बनाया था वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स में, इस तरीके से, ये जीरो था, इस तरह बढ़ रहा है, माने अभी जीरो ही है, तो एक ऐसा वैल्यू आया कि अब ये ग्राफ ऐसा बन गया, है ना, ऐसा बन गया। तो जिस वैल्यू पर ये ग्राफ मेरा बढ़ना शुरू हुआ वो था मेरा थ्रेशोल्ड वोल्टेज रहता था, याद है, VT। और सिलिकॉन के लिए इसका वैल्यू कितना होता था, VT का वैल्यू सिलिकॉन के लिए 0.7 होता था सिलिकॉन के लिए, और जर्मेनियम के लिए कितना होता था, VT का वैल्यू 0.3 वोल्ट होता था, याद है, कुछ ना भूल गए। तो ये सब आप लोग समय समय पर रिवीजन करते रहिए, नहीं तो भूल जाइएगा, है ना, सिलिकॉन के लिए और ये जर्मेनियम के लिए, याद है ना। तो बस सेम टू सेम इसका ग्राफ वही होगा, इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स का ग्राफ सेम टू सेम वही होगा, खाली यहाँ पर VI के जगह में हम लोग क्या लिख दिए, VBE, और I के जगह में IB लिख दिए, बस, और कुछ नहीं, सेम टू सेम यही वाला है। तो ये हो गया मेरा इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स। तो रुकिए, अभी आप लोग इतना छापिएगा नहीं, है ना, स्क्रीनशॉट नहीं लीजिए, अब साफ साफ मैं यहाँ पर लिख करके आपको दिखाता हूँ, है ना। तो ये वाला डायग्राम इसीलिए मैंने यहाँ पर छापा ताकि आपको समझाऊं कि कैसे ये इनपुट जो मेरा इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स है वो मेरा बिल्कुल फॉरवर्ड बायस में जिस तरह से मैंने ग्राफ छापा था उसी को फॉलो करना है, उसी को, है ना। चलिए अब इसका एक लाइन में आपको लिखवाता हूं एकदम, ताकि आप लोग एग्जाम में ये क्वेश्चन आएगा तो कैसे वहां पर लिखेंगे, है ना। तो यहाँ पर लिखते और साथ ही साथ आप लोग भी लिखते चलिए, क्या लिखेंगे कि इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉमन इमिटर मोड ऑफ ट्रांजिस्टर ड्रॉन बिटवीन इनपुट वोल्टेज VCE, इनपुट वोल्टेज क्या था दोस्तों, याद है क्या, नहीं ना भूल गए, मैंने अभी बताया था, VBE एंड इनपुट करंट क्या था, बेस करंट, याद है ना, हाँ ठीक है। तो इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स कॉमन एमिटर मोड ऑफ ट्रांजिस्टर को ड्रोन यानी हम दिखाएंगे किसके माध्यम से, या किसके बीच में, वोल्टेज VBE और करंट IB के बीच में ग्राफ बना करके दिखाएंगे। तो ग्राफ जैसे बना रहे, देखिए ग्राफ में ये मेरा क्या हो गया, वोल्टेज को हमेशा एक्स एक्सिस में रखा जाता है, तो VBE वोल्ट में, आप लोग साथ ही साथ लिखते चलिए, और इनपुट करंट IB माइक्रो एम्पियर में। आप देखिए यहां पर वही वाला लिख रहे, तो ये मेरा फॉरवर्ड बायस का पूरी फॉलो करेगा। तो अभी वोल्टेज बढ़ा रहे, नहीं बढ़ रहा, करंट नहीं आ रहा है, करंट अभी भी जीरो है। एक ऐसा समय आएगा, इतना ज्यादा करंट वोल्टेज बढ़ा दे, देखिए इधर जा रहा है, मैंने वोल्टेज बढ़ रहा है ना, जीरो से वोल्टेज इधर जा रहा है, बढ़ रहा है, फिर भी करंट नहीं बढ़ रहा है ना, क्योंकि मैंने ये सारा फॉरवर्ड बायस का चीज है, तो मैं अभी इतना डिटेल से आपको नहीं बता सकता, पूरा कहानी है ना, लंबा कहानी। तो यहाँ एक ऐसा समय आएगा कि वो अब बढ़ना शुरू कर देगा, यानी करंट बढ़ रहा है। तो ये किस समय पर बढ़ना शुरू किया, ये जो समय है ये किस समय पर, जब मेरा थ्रेशोल्ड वोल्टेज को पार कर गया। तो थ्रेशोल्ड वोल्टेज में क्या होता है, मेरा जो डिप्लेशन लेयर होता है जो दोस्तों, डिप्लेशन लेयर वो गायब हो जाता है, या फिर एक ऐसा वोल्टेज जिस समय पर जो मेरा डायोड है वो जस्ट स्टार्ट कंडक्शन, कि वो मेरा डायोड है वो आप इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करना स्टार्ट कर दिया, तो किस वोल्टेज पर, थ्रेशोल्ड वोल्टेज पर। तो उसी को लिखना है दोस्तों, उसी को लिखना है। इस ग्राफ को थोड़ा ऐसा बनाते हैं, ये जो ग्राफ रहता है दोस्तों, दरअसल ये जो ग्राफ रहता है वो एक्सपोनेंशियल ग्राफ रहता है। एक्सपोनेंशियल आपने पढ़ा होगा इस तरीके से, है ना, पैराबोला, हाइपरबोला पढ़ा है ना, उस तरीके से एक्सपोनेंशियल ग्राफ होता है ये वाला, है ना। तो अभी जैसे हम लोग वोल्टेज बढ़ा रहे हैं तो करंट नहीं बढ़ रहा है, क्यों नहीं बढ़ रहा है,
क्योंकि डिप्लेशन लेयर अभी गायब नहीं हुआ है ना। तो डिप्लेशन लेयर को गायब करने के लिए कितना वोल्टेज देना पड़ेगा? सिलिकॉन के लिए 0.7 और जर्मेनियम के लिए 0.3 वोल्ट। तो ये जो 0.7 और 0.3 वोल्ट ये क्या है? थ्रेशोल्ड वोल्टेज है, जिस वोल्टेज पर मेरा डिप्लेशन लेयर गायब हो जाता है और इलेक्ट्रॉन फ्लो करना शुरू हो जाता है, यानी करंट फ्लो करना शुरू हो जाता है। तो लिखते हैं, क्या लिखेंगे? बाय इंक्रीजिंग वोल्टेज, बाय इंक्रीजिंग इनपुट वोल्टेज, इनपुट वोल्टेज VBE, जैसे हम लोग इनपुट वोल्टेज बढ़ा रहे हैं, बाय इंक्रीजिंग इनपुट वोल्टेज VBE, तो करंट स्टार्ट फ्लोइंग, करंट स्टार्ट फ्लोइंग, करंट तो शुरू हुआ लेकिन कहां पर? एट थ्रेशोल्ड वोल्टेज, थ्रेशोल्ड वोल्टेज, थ्रेशोल्ड वोल्टेज पर करंट फ्लो करना शुरू हुआ। देखिए अभी करंट फ्लो नहीं कर रहा था, लेकिन जैसे थ्रेशोल्ड वोल्टेज पर पहुंचा करंट बढ़ना शुरू हो गया, तो करंट फ्लो करना शुरू हो गया। तो बाय इंक्रीजिंग इनपुट वोल्टेज VBE, करंट स्टार्ट फ्लोइंग एट थ्रेशोल्ड वोल्टेज, है ना, थ्रेशोल्ड वोल्टेज पर। देयर आफ्टर, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद क्या हुआ? जैसे जैसे हम वोल्टेज बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे करंट भी बढ़ रहा है। तो देयर आफ्टर, उसके बाद करंट इंक्रीजेज बाय इंक्रीजिंग आउटपुट वोल्टेज, इनपुट वोल्टेज, बाय इंक्रीजिंग इनपुट वोल्टेज। उसके बाद जैसे जैसे करंट बढ़ा रहे, जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ा रहे वैसे वैसे करंट बढ़ रहा है, यानी ओम्स लॉ को फॉलो करने लगा। यहां से ओम्स लॉ को फॉलो करने लगा, यहां तक नहीं कर रहा था लेकिन अब करंट ओम्स लॉ को फॉलो करने लगा। तो ये हो गया दोस्तों मेरा इनपुट। और यहां पर लिख दीजिए, क्या लिखेंगे? क्या लिखेंगे? इनपुट, यहाँ पर, या फिर आप लोग नहीं लिखने का माने यहाँ पर लिख दीजिए कि जो ऐसा दिखाया गया है एज शोन इन द डायग्राम, जैसा कि यहाँ पर डायग्राम में दिखाया गया, एज शोन इन द डायग्राम, ऐसा आप लोग लिख सकते हैं या फिर नहीं भी लिख सकते, बस ये वाला छाप दीजिए। ये हो गया हमारा दोस्तों इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स। आउटपुट अब देखिए दोस्तों आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स, बस इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स जिस तरह से VI कैरेक्टरिस्टिक्स होता है आपका फॉरवर्ड बायस में, सेम टू सेम डायोड में, उसी तरह से ट्रांजिस्टर में भी सेम टू सेम। आप जो मेन कॉन्सेप्ट जो छिपा हुआ है, ये जो इनपुट एंड आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉमन इमिटर मोड ऑफ ट्रांजिस्टर क्यों लाया गया, इसी के कारण सारा चीज का कॉन्सेप्ट यहीं पर आपका छिपा हुआ है और मेन खेला यहीं पर होगा, जिसको समझना आपको बहुत 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 जरूरी है। बच्चे इसमें हर बार कंफ्यूजन रह जाते हैं बच्चों का, देखिए, लेकिन मैं आपको हर एक तरीके का कंफ्यूजन को दूर करूंगा, है ना। आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है, तो सबसे पहले तो एक लाइन लिख देते हैं कि आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग ड्रॉन करेंगे, वो जो ग्राफ ड्रॉन करेंगे किसके किसके बीच में, आउटपुट वोल्टेज और आउटपुट करंट के बीच में। तो लिख देते हैं पहले एक लाइन, आउटपुट, आप लोग भी लिखते चलिए, आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स, कैरेक्टरिस्टिक्स is drawn, output characteristics is drawn between output voltage, आउटपुट वोल्टेज क्या था दोस्तों, भूल गए, VCE, कलेक्टर से लेकर इमीटर तक का वोल्टेज, एंड आउटपुट करंट, आउटपुट करंट क्या था, IC, कलेक्टर करंट। ठीक है, चलिए अब इसका हम लोग ग्राफ बना करके आपको समझाते हैं, है ना। तो लिख दिए आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स हम ड्रॉ करेंगे VCE और IC के बीच में ग्राफ बना करके। अब मैं आपको ग्राफ दिखाता हूँ, इसका ग्राफ जो है ना थोड़ा कॉम्प्लेक्स है लेकिन ज्यादा हार्ड नहीं है, आपको समझ में आ जाएगा। देखिए थोड़ा बड़ा बनाते हैं, इधर क्या रहेगा, वोल्टेज, कौन सा वोल्टेज, आउटपुट वोल्टेज क्या है, VCE वोल्ट में, और इधर क्या रहेगा, करंट, कौन सा करंट, IC करंट। और देखिए दोस्तों मैंने कहा था कि IC करंट और IE करंट, इमीटर करंट, IC करंट वो वाला ग्राफ तो बड़ा वाला ग्राफ, माने बड़ा वाला डायग्राम, है ना, कंस्ट्रक्शन वाला डायग्राम। इधर से कलेक्टर करंट जा रहा था, इधर से बेस करंट जा रहा था, और दोनों मिल करके इधर से इमीटर करंट निकल रहा था बन करके। तो कलेक्टर करंट और इमीटर करंट हमेशा मिली एम्पियर में रहता है, मैंने आपको नोट करके लिखाया था, हाँ मिली एम्पियर में। क्यों मिली एम्पियर में रहता है, क्योंकि ये जो IC करंट है वो बेस करंट से ज्यादा रहता है। कितना ज्यादा रहता है, बीटा टाइम्स ज्यादा रहता है, बहुत बड़ा, माने 1000 गुना ज्यादा रहता है। तो वो IB करंट था, बेस करंट था 10⁻⁻6 माइक्रो में, और ये IC और IE कितना है, मिली में, यानी 10⁻³ में, यानी 1000 गुना का अंतर है ना। तो चलिए दोस्तों अब इसका हम लोग ग्राफ बनाते हैं, है ना। तो यहां पर लिखते हैं आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स, तो ग्राफ बनाते हैं दोस्तों। तो देखिए यहां पर क्या करना क्या होगा, यहां पर कॉन्सेप्ट को समझिए। यहां पर जो है ना
ये वाला मेन वाला ग्राफ तो देखिए, उसको किस लिए छापे थे, देखने के लिए नहीं ना। वेरिएबल रजिस्टर आरसी, वेरिएबल रजिस्टर आरबी, और यहां पर मेरा क्या था दोस्तों, ट्रांजिस्टर, कौन सा टाइप का, एनपीएन। यहां पर क्या है मेरा, ग्राउंडेड। तो यहां से यहां तक का वोल्टेज क्या था, VBE, जिसका हमको अभी जरूरत नहीं, ये सब का जरूरत नहीं है हमको, ये सब का जरूरत नहीं। हमको किसका जरूरत है, यहां पर कौन सा करंट आता है, IB करंट, इसका जरूरत है। और यहां पर कौन सा करंट आता है, IC करंट, इसका जरूरत है। और यहां से हो जाएगा मेरा इमीटर करंट IE, ठीक है। यहां से यहां तक का वोल्टेज कितना है, VCE, आउटपुट वोल्टेज। बस इतना हमको जरूरत है। अब समझिए यहां पर क्या हो रहा है, यहां हो क्या रहा है। ये जो बेस करंट है, बेस करंट, इसको एक जगह पर फिक्स करना होगा, क्योंकि हम लोग जब माइक में बोलते हैं हेलो हेलो, तो वहां पर जो बाजा वाला है ना, डीजे जो आदमी रहता है, डीजे का आदमी ऑपरेटर, तो वो क्या करता है, हेलो हेलो करता है, हाँ, और वहां पर वॉल्यूम बढ़ाता है, घटा बढ़ाता है, हाँ, हेलो 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 चाहिए, हाँ, ठीक से बढ़ाता है, इसको ठीक से इसको ज्यादा, जिस तरह उसको अच्छा आवाज निकले, हाँ। ये जो कर रहा है, ये क्या कर रहा है, वो बेस जो हम बोल रहे माइक में, उसको सेट कर रहा है, एक जगह पर फिक्स कर रहा है। हाँ, तो इसका मतलब जो IB, यानी क्योंकि हम लोग इनपुट सिग्नल बेस माइक कहां से बोलते हैं, बेस टर्मिनल। ये सब मैं आपको इससे पिछला वाला वीडियो में बहुत अच्छा से समझाया, तो अगर आप नहीं देखे तो जस्ट इसके पिछला वाला वीडियो जाकर के देख लीजिएगा, है ना। तो हम लोग माइक में बोलते कहां से, है ना, बेस टर्मिनल से। तो बेस में हेलो 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 बढ़िया से सेट कर लेता, हाँ, एक जगह फिक्स कर, हाँ, एकदम हेलो जी हेलो, बहुत अच्छा से सुनाई दे रहा है ना। तो बेस करंट को पहले फिक्स करना होगा। तो चलिए हम लोग एक जगह पर बेस करंट को फिक्स कर देते हैं। यहाँ पर बेस करंट को चलिए फिक्स कर दिया। तो यहाँ पर बेस करंट को IB1, एगो IB1, और इसका वैल्यू हम मान लेते हैं 5 माइक्रो एम्पियर है, क्योंकि ये बेस करंट है, बेस हमेशा माइक्रो में रहता है। चलिए हम फिक्स कर दे इसका वैल्यू को, एक जगह पर फिक्स कर दिया। हाँ, तो यहाँ पर जैसे फिक्स किए, तो ऐसे ऐसे यहाँ पर हम लोग RC लगा हुआ है, कलेक्टर रजिस्टर लगा हुआ है, वेरिएबल रजिस्टर अक्रॉस कलेक्टर। तो इसको हम घटा बढ़ा रहे, तो इसको अब बढ़ा रहे। तो यहाँ पर बेस वोल्टेज को मतलब हम बढ़ा रहे, बेस वोल्टेज को बढ़ा रहे, है ना। यहाँ रजिस्टर को जैसे बढ़ाएंगे तो वोल्टेज भी बढ़ेगा, है ना, वोल्टेज को बढ़ा रहे, है ना। तो बढ़ा रहे। अब आप लोग सोचेंगे कि रजिस्टर को बढ़ा रहे तो बेस कैसे, वोल्टेज कैसे बढ़ेगा, V बराबर IR। तो R बराबर क्या होता है, V बटा I। तो रजिस्टर को बढ़ाएंगे तो वोल्टेज नहीं बढ़ेगा, एकदम बढ़ेगा, है ना। तो ये सब छोटा छोटा चीज है ना, ये सब में ध्यान नहीं दीजिए। मतलब हम, मेरा कहने का मतलब कि आप हम लोग बेस वोल्टेज को बढ़ा रहे, मैंने आउटपुट वोल्टेज को, बेस वोल्टेज नहीं, आउटपुट वोल्टेज को बढ़ा रहे, यानी VCE का वैल्यू को बढ़ा रहे, VCE का वैल्यू को बढ़ा रहे, है ना, बढ़ा रहे। तो क्या हुआ, जैसे बढ़ाए तो यहाँ पर जो IC करंट है वो यहाँ पर आ गया, यहाँ पर IC1, यानी हम जैसे बढ़ाए ही हम यही वाला बढ़ा नहीं, ये बढ़ा। हाँ, अब उसके बाद ये जो है ना इस तरीके से हो जाता है यहाँ तक। रुकिए एक सेकंड, बढ़ा रहे, है ना, बढ़ा रहे, इस तरीके से हो जाता है ना। तो ये जो हो गया दोस्तों, यहाँ पर ये IC1 हो गया, और ये वाला बेस करंट यहाँ पर IB1 हो गया। और ये वाला ग्राफ हुआ देखिए बढ़िया से देखिए, तो ये वाला जो ग्राफ आपको दिख रहा है वो बहुत ज्यादा आपको बढ़ता हुआ नहीं दिख रहा है, वो एक मैंने अप्रोक्स में कांस्टेंट दिख रहा है। देखिए लगभग लग रहा है कि हाँ अब कांस्टेंट हो गया और बढ़ नहीं रहा है। ये जो IC का जो वैल्यू है वो अब बढ़ नहीं रहा है, वो लगभग यहाँ तक बढ़ा, हाँ ठीक है, उसके बाद कांस्टेंट हो गया, लग रहा है धीरे धीरे कांस्टेंट हो गया, मतलब अप्रोक्स में हाँ कांस्टेंट है ना, पूरा कांस्टेंट नहीं है, अप्रोक्स में लग रहा है कांस्टेंट है। तो इसका मतलब कहने का क्या मतलब, कहने का मतलब है जब हम लोग IB1 का वैल्यू को, यानी IB का वैल्यू को फिक्स कर दिए, है ना, अभी IB1 लिखा, फिर हम दूसरा वैल्यू पर हमको नहीं मन कर रहा है कि हम 5 माइक्रो एम्पियर पर नहीं, हम 10 माइक्रो एम्पियर पर फिक्स करेंगे। तो IB का वैल्यू 2 ले लीजिए दूसरा, और इसको हम लोग 10 माइक्रो एम्पियर में फिक्स कर दिए, है ना। अब हम लोग फिर से वोल्टेज को बढ़ा रहे, VCE आउटपुट वोल्टेज को बढ़ा रहे। अब ये जाके यहाँ पर, अब ये जैसे बढ़ाए आउटपुट वोल्टेज को, जैसे बढ़ाए तो मेरा आउटपुट करंट बढ़ गया, कितना, IC2 हो गया, और ये फिर से ये हो गया, फिर से कांस्टेंट जैसा दिखने लगा, अप्रोक्सीमेटली कांस्टेंट है, ठीक है, पूरा कांस्टेंट नहीं है, अप्रोक्स में कांस्टेंट लग रहा है ना, इस तरीके से। और ये मेरा हो गया 10 माइक्रो एम्पियर। तो इस तरीके से दोस्तों मेरा ग्राफ बनता है। फिर और मान है तो आप इसको और कर दीजिए, है ना, डॉट करके, है ना, डॉट करके हम एक दूसरा वैल्यू ले लेते, मान लेते हमको 5, 10, 15 IB3 कर देते, तो ये मान लेते 15 माइक्रो एम्पियर में हमको फिक्स कर दिए। मान लेते हम बेस करंट को, हम माइक में बोल रहे थोड़ा और ज्यादा साउंड बढ़ा करके, तो IB हम IB के 3 कर दिया और उसका 15 माइक्रो एम्पियर, तो ये भी और बढ़ेगा,
बढ़ेगा बढ़ेगा, है ना। और ये किस वैल्यू पर हुआ, IC4 IC3। तो एक समय क्या होगा दोस्तों, हम जो बेस करंट जो है ना, बेस करंट माइक में हम बोल रहे बहुत जोर जोर से, और उसका वॉल्यूम बहुत बढ़ा दे, बहुत बड़ा। हम लोग नहीं देते, बच्चा सब क्या करता है, घर में शादी है, हम लोग करते हैं माइक में बोलने के लिए, मम्मी लोग नहीं बोलते गीत गाने के दिन, अरे बाबू थोड़ा माइक जोड़ दो ना, बच्चा सबको बोलते हैं, छोटे छोटे बच्चा सबको। वो लोग क्या जानता है ना, वही बटन दबा दिया, माइक में पूरा जोर से बोलने लगा, माइक पूरा आवाज करने लगा। तो इसका मतलब क्या, बेस करंट को हम बहुत ज्यादा बढ़ा दे, बहुत बढ़ा दिया, है ना। एक ऐसा वैल्यू पर हम फिक्स कर दे बेस करंट को, एक ऐसा वैल्यू पर, IB मान लेते हैं, ये IB जो मान लेते हैं 7 है, मान लेते हैं IB 7 है ना। या फिर कितना हो गया, तो ये हो गया दोस्तों, कितना हो गया, 5 10 1 2 3 4 5 6 7, यानी ये 35 माइक्रो एम्पियर हो गया, 35 माइक्रो एम्पियर, है ना। इतना हमें बेस करंट को बहुत बढ़ा दिया, मेरा मान हम बेस करंट जितना बढ़ा सकते। लेकिन अब ये जो IC जो है, IC या फिर ये ज्यादा हो जा रहा है, इसको आप 5 कर दीजिए, 5 कर दीजिए, तो 5 5 25 माइक्रो एम्पियर, है ना। अब बेस करंट को बहुत बढ़ा दिए। एक ऐसा समय मतलब बेस करंट इतना बढ़ा दिया, है ना, माइक में इतना साउंड दे दिए कि ये जो IC जो वैल्यू है वो यार बढ़ नहीं रहा है, वो एक जगह पर आकर के फिक्स हो गया, इस तरह बड़ा, वो जो आया ना यहाँ पर आकर के फिक्स हो गया, यानी सेचुरेट हो गया। IC आप 5 नहीं लिखेंगे यहाँ पर, IC सेट हो गया, सेचुरेट हो गया, यानी अब आप कितना बढ़ा बेस करंट को, वो ये IC का वैल्यू बढ़ने वाला नहीं है ना। IC का वैल्यू किस पर डिपेंड करता है, बेस करंट पर। बेस का हम अलग अलग वैल्यू सेट करेंगे तो IC का भी अलग अलग वैल्यू में आंसर आएगा, है ना। तो जैसे जैसे IB सेट किए वैसे VCE वोल्टेज बढ़ाए तो मेरा IC मिला। तो अब हम बेस करंट को बहुत बढ़ा दिए, तो और IC बढ़ने वाला नहीं है, IC सेचुरेट हो गया एक ही जगह पर, देखते हैं आवाज करने लगता है, माइक में चोंगाटो में पूरा जोर से आवाज करता है ना, कि साउंड इतना ज्यादा बढ़ गया, सुनाई भी कोनो नहीं दे रहा है ना, कुछ सुनाई नहीं दे रहा, यानी वो सेचुरेट हो गया। और इस जगह जहां पर ऐसा काम हो जाता है, यानी बेस करंट को हम बहुत ज्यादा बढ़ा दिया, लेकिन IC यानी कलेक्टर करंट नहीं बढ़ रहा, आउटपुट करंट नहीं बढ़ रहा, है ना। तो इस जगह को बोलते हैं सेचुरेशन रीजन, इस जगह को जहां पर कलेक्टर करंट नहीं बढ़ रहा है ना, वो सेचुरेट हो गया आकर के। और जहां पर हम लोग एक जगह पर IB का वैल्यू मैंने फिक्स किए तो IC1 मिला, फिर दूसरा IB का वैल्यू दूसरा जगह पर फिक्स किया तो IC2 मिला, फिर तीसरा जगह पर फिक्स किया तो IC3 मिला। यानी हाँ, हम इच्छा अनुसार घटा बढ़ा सकते हैं माइक का आवाज को, है ना। तो इस जगह को बोलते हैं एक्टिव रीजन, यानी मेरा जो सही तरीके से ट्रांजिस्टर काम कर रहा है। ट्रांजिस्टर का काम है क्या है, जो हम साउंड दिए उसको बढ़ाएगा, एम्पलीफाई करेगा। तो जहां तक मेरा बहुत अच्छा से काम कर रहा है मेरा ट्रांजिस्टर, उस जगह को बोलते हैं एक्टिव रीजन। हाँ, मेरा ट्रांजिस्टर एक्टिव है, मरा नहीं है, डेड नहीं हुआ है, तो एक्टिव रीजन कहते हैं, है ना। इस पूरा को यहां से यहां तक का रीजन को एक्टिव रीजन कहते हैं। और यहां से ये जीरो वाला रीजन को, जहां पर कुछ नहीं है ना, अभी तक मेरा ट्रांजिस्टर चालू ही नहीं हुआ है, उसको बोलते हैं कट ऑफ रीजन। जहां पर मेरा ट्रांजिस्टर चालू ही नहीं हुआ, जहां पर हमको IB1 ही नहीं है और IC1 ही नहीं है ना, जहां पर हम किसी वैल्यू पर फिक्स नहीं किया, यानी कट ऑफ रीजन, है ना। मतलब ट्रांजिस्टर चालू नहीं है, बंद है, अभी ट्रांजिस्टर चालू ही नहीं किया, तो आवाज कहां से आएगा, IB का वैल्यू कहां से आएगा। हम माइक में IB का वैल्यू माने हम माइक में बोल रहे, तो माइक में अगर बोल भी नहीं कर रहे तो फिर ट्रांजिस्टर काम IC1 कहां से मिलेगा, नहीं मिलेगा। तो इसका मतलब इसको बोलते हैं कट ऑफ रीजन, सबसे निचला हिस्सा। तो दोस्तों आपका एग्जाम में ना शॉर्ट नोट्स आएगा, शॉर्ट नोट्स कि डिफाइन कट ऑफ रीजन, एक्टिव रीजन, सैचुरेशन रीजन, ये सब आएगा, है ना। प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, तो इसको आपको डिफाइन करना है। तो चलिए मैं आपको सब का दो लाइन का डिफिनेशन लिखवा देता ताकि आप लोग हमेशा याद रहे, है ना, ताकि आप लोग बाद में रिवीजन भी कर पाए। तो इतना आपको समझ में आ गया कि क्या यहाँ पर हुआ, इसी को बोलते हैं आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स। अब यहाँ पर जो दोस्तों है ना, यहाँ पर ये ग्राफ है ना, और यहाँ से उसका ग्राफ दिख रहा है ना, ये एक्सिस से, कार्टेशियन एक्सिस से, और ये उसका ग्राफ है। तो यहाँ पर अगर हम इस तरीके से कहीं से भी, है ना, देखिए कहीं से भी अगर मान लेते हैं, ये सब आपने क्लास 11 में पढ़ा है, देखिए कौन वाला, अगर मान लेते यहाँ से हम लोग स्ट्रेट लाइन खींच दिए, या फिर यहाँ से एगो स्ट्रेट लाइन खींच दिए, या फिर यहाँ से एगो स्ट्रेट लाइन खींच दिए, या फिर यहाँ से एगो स्ट्रेट लाइन खींच दिए, है ना। तो बोलिए ये वाला क्या है, हाँ ये वाला, यहाँ से मान लेते एगो स्ट्रेट लाइन खींच दिए, या फिर मान लेते यहाँ से एगो स्ट्रेट लाइन खींच दिए, या फिर यहाँ से मान लेते एगो स्ट्रेट लाइन खींच दिए। तो ये क्या है, ये है स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन निकालना है। स्ट्रेट लाइन की ये जो लाइन है इसका इक्वेशन निकालना है। तो ये आपने क्लास 11 में पढ़ा था, ज्योमेट्री में, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ा था स्ट्रेट लाइन, है ना, पढ़ा था स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन। इस लाइन के इक्वेशन बता नहीं सके आप लोग, इस लाइन के इक्वेशन देखिए, एक लाइन में दे रहा हूं, है ना, उसका इक्वेशन आप निकाल के दिखाइए। क्लास 11 का मैथमेटिक्स में था ये वाला,
ये वाला यहाँ पर जरूरत पड़ेगा। बोलिए इस लाइन का इक्वेशन निकालिए, ये वाला लाइन का सकिएगा निकालने। तो ये किस एंगल से झुका हुआ है, इसका ढलान कितना एंगल में है, थीटा एंगल में, थीटा एंगल में। साथ ही साथ इस पॉइंट का नाम क्या है, यानी इसका निर्देशांक कितना है, तो x का वैल्यू कुछ ना कुछ होगा और y का वैल्यू देखिए 0, यानी x का वैल्यू कुछ ना कुछ होगा और y का वैल्यू 0। और इस पॉइंट का क्या है कोऑर्डिनेट, P2 पॉइंट का, इसका यहां पर x का वैल्यू 0 है और y का वैल्यू कुछ ना कुछ है। तो बस इसी से हम लोग निकालते थे, tan थीटा लगाते थे, याद है tan थीटा। तो यहां पर दोस्तों इस लाइन का जो इक्वेशन होगा वो y बराबर होगा mx प्लस सी, y बराबर होगा mx प्लस सी, क्योंकि tan थीटा को बोलते हैं, tan थीटा को बोलते हैं m, स्लोप, स्लोप बोलते हैं tan थीटा को, है ना। और ये फाई को क्या बोलते हैं दोस्तों, इंक्लाइनेशन, ढलान कितना है, कितना ढलान, कितना झुका हुआ है, फाई, फाई एंगल से झुका हुआ है, फाई इंक्लाइनेशन। और पूरा पूरे tan थीटा को बोलते हैं m, स्लोप। तो ये सब आपने क्लास 11 में पढ़ा था, है ना। ये सब आपके ट्यूशन टीचर ने बहुत सारा आपको न्यूमेरिकल बना करके दिया होगा, है ना, बनाने सिखाया होगा। इसी का यहाँ पर जरूरत पड़ेगा। अगर मान लेते यहाँ से एगो लाइन खींच दिया, अगर मान लेते यहाँ से एगो लाइन खींच दिए, है ना, एगो लाइन खींच दिए और बोलेगा कि उसका इक्वेशन बताओ उस लाइन का, तो आप लोग नहीं निकालने सकेंगे, समझ जाइएगा। तो उसका लाइन का इक्वेशन यहाँ पर निकाल के दिखाना होगा, इसलिए यहाँ पर जरूरत पड़ता है स्ट्रेट लाइन का कॉन्सेप्ट, है ना। और यहां से अगर एक ये क्या है, ये आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स का ग्राफ, अगर आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स का ग्राफ में, यानी आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स में एगो हम यदि लाइन खींच देते हैं, स्ट्रेट लाइन, है ना, स्ट्रेट लाइन खींच देते हैं, तो उस लाइन को बोलते हैं लोड लाइन। जिस लाइन पर लोड मेरा कनेक्ट है, लोड, लोड का वैल्यू यानी मेरा कलेक्टर करंट का वैल्यू, है ना, जब हम लोग बेस करंट बढ़ा रहे तो अलग अलग वैल्यू पर सेट कर रहे तो, फिक्स कर रहे तो उतना आपको अभी फिलहाल नहीं समझना है। चलिए जितना मैंने आपको अभी बताया, एक्टिव रीजन, सैचुरेशन रीजन और कट ऑफ रीजन क्या होता है, जिसके बारे में आपको शॉर्ट नोट्स एग्जाम में आता है, उसको लिख देता हूं। तो ये डायग्राम आप लोग बहुत अच्छा से बना लीजिएगा। हाँ, अगर आपके पास टाइम है तो आप अभी बना लीजिए, मैं रुक रहा हूं, आप लोग पहले बना लीजिए। तो दोस्तों आपने छाप लिया होगा ये वाला ग्राफ। चलिए अब हम लोग इसको बनाते हैं, मतलब लिखते हैं इसके बारे में हमने क्या यहाँ पर क्या किया। तो यहां पर सबसे पहले, फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले दोस्तों हमने क्या किया, सबसे पहले यहां पर क्या किया दोस्तों, हमने IB का एक वैल्यू लिया 5 माइक्रो एम्पियर और उसको फिक्स कर दिया, उससे ज्यादा नहीं, फिक्स कर दिया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बेस करंट इज फिक्स्ड, बेस करंट, फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हम लोग क्या किए, बेस करंट को फिक्स किए एक वैल्यू पर, है ना, टू ए फिक्स्ड वैल्यू, टू ए वैल्यू, टू ए सर्टेन वैल्यू, टू सम वैल्यू, टू सम वैल्यू सबसे बढ़िया रहेगा, एक कुछ वैल्यू पर, टू सम वैल्यू से, और उस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं, इस करंट को बोल दिए IB1 बोल दिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या किए, एक करंट लिए बेस करंट, उसको फिक्स कर दिए, उससे ज्यादा नहीं। उसके बाद हमने क्या किया, ये जो आउटपुट वोल्टेज उसको बढ़ाए, है ना, देन आउटपुट वोल्टेज VCE इज इंक्रीज, फिर उसको बढ़ाए, बढ़ाए तो क्या हुआ दोस्तों, मेरा जो IC, ये जो कलेक्टर करंट था वो क्या बन गया, IC1 बन गया, है ना, या फिर तब फिर क्या होगा, मेरा जो कलेक्टर करंट यहां पर हुआ, है ना, देन क्या लिखे, आउटपुट वोल्टेज VC इज इंक्रीज एंड, और क्या हुआ, कलेक्टर करंट बिकम्स IC1, और कलेक्टर करंट मेरा क्या हो गया दोस्तों, IC1 बन गया, है ना, वो भी एक कुछ ना कुछ उसका वैल्यू आया, है ना, IC का लाइन में कलेक्टर करंट हमको मिला, ठीक है, ठीक है। तो ये हो गया। अब दोस्तों हम लोग जैसे जैसे, ये तो एक हो गया, एंड रिमेन कांस्टेंट बिकम्स IC1 एंड रिमेन कांस्टेंट, फिर वो लगभग अप्रोक्सीमेटली कांस्टेंट हो गया, एंड रिमेन्स कांस्टेंट। अब ये एक घटना घटित हो गया, ये एक काम हो गया, अब इसी को बार बार रिपीट करना है ना। तो फिर हम लोग IB का वैल्यू को फिर फिक्स करेंगे अलग अलग वैल्यू पर, है ना। फिर क्या लिखेंगे, नाउ IB या नाउ बेस करंट IB is fixed at different values, at different values से अलग अलग वैल्यू, जैसे हम लोग इसको क्या बोले,
उसके बाद IB2 बोले, IB3 बोले, फिर डॉट 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 etc बहुत सारा आप लोग ले सकते हैं। IB का जितना वैल्यू लेना उतना ले सकते हैं, लेकिन IC का वैल्यू जितना नहीं ले सकते, वो फिक्स है ना, माने वो खत्म हो जाएगा, सैचुरेट होगा बाद में। नाउ बेस करंट या फिर when base current is fixed at different values, say IB2, IB3 डॉट डॉट डॉट, then तब मेरा IC करंट भी, then कलेक्टर करंट या फिर आउटपुट करंट, then कलेक्टर करंट also increase है ना, also increase to different values, अलग वैल्यू पर बढ़ गया, वो भी बढ़ गया। और इसको क्या बोलेंगे दोस्तों, से जैसे कि उसको IC2 बोल दिए, फिर IC3 बोल दिए, फिर डॉट 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 etc, ये भी etc यानी सैचुरेटेड रीजन तक गया। अब यहां पर क्या हुआ दोस्तों, अब एक समय में क्या हुआ, हम लोग जो बेस करंट को बहुत ज्यादा बढ़ा दिए, बहुत ज्यादा। देखिए डॉटेड के बाद IB5 कर दे 25 माइक्रो एम्पियर तक, इतना पहले आप स्क्रीनशॉट लीजिए, 1 2 3 है ना। अब क्या हुआ दोस्तों, है ना, देखिए अब क्या हुआ दोस्तों, तो ये सब आप लोग पहले लिख लिया ना, हाँ अब फिर से नहीं लिखेगा, जब मैं लिख रहा हूं उस समय नहीं लिखेगा, है ना। अब क्या होगा दोस्तों, इसको भी मिटा देते हैं। तो क्या होगा, अब क्या होगा, इतना लिखे, उसके बाद देखना है क्या होगा, एट हाई बेस करंट, जब हम बेस करंट को बहुत बढ़ा दिए, एट हाई बेस करंट, है ना, हाई बेस करंट पर क्या हुआ, जो IC है वो अब बढ़ना बंद हो गया, है ना। तो क्या लिखेंगे, कलेक्टर करंट बिकम्स सैचुरेटेड, वो सैचुरेट हो गया, यानी नो सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन कलेक्टर करंट, यानी कलेक्टर करंट में कुछ ज्यादा बढ़ोतरी नहीं दिखाई दे रहा है, यानी अब कुछ ज्यादा बढ़ोतरी नहीं हुआ बेस करंट, एक कलेक्टर करंट में, वो सैचुरेट हो गया। एंड दिस रीजन यानी इस लेयर को या फिर इस क्षेत्र को इज नोन एज क्या सैचुरेशन रीजन, इस रीजन को क्या बोलते हैं दोस्तों, सैचुरेशन रीजन। तो अगर आपका एग्जाम में क्वेश्चन आता है व्हाट इज सैचुरेशन रीजन, तो आपको यहां तक लिखना है, यहां से एट हाई बेस करंट कलेक्टर करंट बिकम सैचुरेटेड, कलेक्टर करंट सैचुरेट हो गया, नो सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन कलेक्टर करंट में और ज्यादा सिग्निफिकेंट हमको कुछ बढ़ोतरी नहीं दिख रहा है ना, कुछ खास बढ़ोतरी नहीं दिख रहा है। एंड दिस रीजन इज नोन एज सैचुरेशन रीजन, और इस क्षेत्र को क्या बोलते हैं, सैचुरेशन रीजन कहते हैं। बस ये हो गया मेरा सैचुरेशन रीजन का डिफिनेशन। अब हम लोग देखते हैं एक्टिव रीजन क्या होता है। एक्टिव रीजन वो रीजन होता है जहां पर ट्रांजिस्टर मेरा बहुत अच्छा से काम कर रहा है, यानी जैसे जैसे IB बढ़ रहा है वैसे वैसे IC बढ़ रहा है। हाँ, तो क्या लिखेंगे, अब यदि एक्टिव रीजन के बारे में लिखना है तो आप लोग लिखेगा एक्टिव रीजन इज दैट रीजन वो रीजन है, एक्टिव रीजन वो रीजन है वेयर जहां बेस करंट, जहां पर बेस करंट चेंजेस बाय चेंजिंग, जहां पर कलेक्टर करंट IC चेंजेस बाय चेंजिंग बेस करंट, यानी जैसे जैसे हम लोग बेस करंट को चेंज कर रहे हैं वैसे वैसे मेरा कलेक्टर करंट भी चेंज हो रहा है। बहुत अच्छा, इस रीजन को बोलेंगे एक्टिव रीजन, इस रीजन को क्या बोलेंगे दोस्तों, एक्टिव रीजन। अच्छा, ये हो गया, और ये मेरा इस जगह पर ट्रांजिस्टर बहुत अच्छा से प्रॉपर वर्क करेगा, एकदम बहुत अच्छा से इसका ऑपरेशन होगा यहां पर एक्टिव रीजन में। तो फिर कट ऑफ रीजन किसको बोलेंगे, तो कट ऑफ रीजन वो रीजन है जहां पर जो मेरा कलेक्टर से लेकर बेस, जो मेरा कलेक्टर जो मेरा क्या बोलते हैं, बेस टू इमिटर रीजन, बेस टू इमिटर, ध्यान दीजिए यहां पर, नहीं आप लोगों को समझ में आ रहा है मुझे पता है, तो पहले इतना आप लोग लिख लीजिए, है ना, उसके बाद में आपको कट ऑफ रीजन का अच्छा से समझाता हूं, उसको समझना बहुत जरूरी है। तो देखिए कट ऑफ रीजन किसको बोलते हैं, ध्यान से देखिए, ध्यान से, ये मेरा ट्रांजिस्टर है, सब कुछ देखिए इसी से समझ में आएगा, उतना
वो वाला डायग्राम से आपको उतना अच्छा से समझ में नहीं आएगा, क्योंकि वहां पर क्लियर दिख नहीं रहा है, यहां पर क्लियर दिखेगा यहां पर। तो ये मेरा क्या दोस्तों, इमीटर, ये क्या है कलेक्टर, ये क्या है बेस। तो मेरा अब काम क्या है दोस्तों, हमको दिखाना है ये वाला, कौन वाला, कौन सा, बेस इमीटर जंक्शन, बेस इमीटर। तो बेस और इमीटर ये वाला, तो हमको ये वाला दिखाने की जरूरत नहीं, इसका हम लोग काम नहीं करेंगे, इधर काम करते हैं। तो ये मेरा पीएन एनपीएन जंक्शन ट्रांजिस्टर। तो पी टाइप रहता पॉजिटिव से, एन टाइप रहता नेगेटिव से, फॉरवर्ड बायस में बीई, बेस से इमीटर जंक्शन। और ये क्या था मेरा, रिवर्स बायस में रहता है, यानी एन नेगेटिव, ए पॉजिटिव और ये नेगेटिव भी। ये कलेक्टर रहता है, ये इमीटर रहता है, ये बेस रहता है। तो ये क्या है, बेस कलेक्टर बेस रीजन। ये क्या है दोस्तों मेरा, सीबी, भी सीबी कलेक्टर बेस रीजन, या हाँ बेस कलेक्टर बेस, या फिर बेस कलेक्टर, जो लिखना है ना। तो देखिए इससे आपको लेना देना नहीं, यहां पर देखिए, यहां पर ये वाला। तो ये मेरा कौन सा बायस में, बोलिए आप लोग खुद बोलिए, कौन सा बायस में, फॉरवर्ड बायस में ना रिवर्स बायस में, ये वाला। तो ये पॉजिटिव से पी टाइप, नेगेटिव से एन टाइप, बहुत अच्छा। तो ये मेरा फॉरवर्ड बायस में करंट किधर से किधर जाता है, पॉजिटिव से नेगेटिव, आईबी करंट, पॉजिटिव से नेगेटिव में आ गया मेरा आई करंट, है ना। और ये मेरा कौन सा बायस में है, रिवर्स बायस में, ये आईसी इधर से गया, है ना। तो ये मेरा नेगेटिव में आकर के फिर घुस गया, और ये इस तरीके से, है ना। तो ये मेरा रिवर्स बायस में। तो रिवर्स बायस में करंट फ्लो नहीं करता है, आपको पता है करंट फ्लो नहीं करता है, रिवर्स बायस में करंट फ्लो नहीं करता। लेकिन यहाँ पर फिर भी आईसी करंट कैसे फ्लो कर रहा है, जब यहाँ पर हाई अमाउंट में हम लोग वोल्टेज दिए, हाई अमाउंट में, तब यहाँ पर डिप्लेशन लेयर टूट गया, चकनाचूर हो गया, है ना, तब मेरा आईसी करंट जा रहा है ना, कलेक्टर से इमीटर, क्योंकि इलेक्ट्रॉन आ गया एंड से। इतना आप लोग छोड़ दीजिए, हम जहां पर बोल रहे हैं वहां समझिए। ये मेरा फॉरवर्ड बायस, इधर से तो करंट फ्लो नहीं होता नॉर्मल कंडीशन में। एक ये बेस रिवर्स बायस में, ये रिवर्स बायस में, ये रिवर्स बायस में, कौन, बेस से कलेक्टर रीजन, है ना, ये रिवर्स बायस में। और ये मेरा किस बायस में है, फॉरवर्ड बायस में। ध्यान से समझिए मैं क्या समझाना चाह रहा हूं। फॉरवर्ड बायस इधर से एन हो गया पॉजिटिव और पी हो गया नेगेटिव, रिवर्स बायस में। तो ये मेरा नेगेटिव हो जाएगा और ये मेरा पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव। तो पी टाइप हो गया, देखिए इधर से जिस तरीके से एन पॉजिटिव, फिर पी नेगेटिव, इधर भी पी नेगेटिव, यानी ये रिवर्स। तो अब ये वाला भी रिवर्स बन गया। एक तो करंट जा रहा था मेरा इसके वजह से, फॉरवर्ड बायस की वजह से, अब ये वाला भी रिवर्स बायस में हो गया। आप बोले करंट जाएगा ट्रांजिस्टर से, नहीं। इसका मतलब ये स्विच की तरह काम कर रहा है, जो स्विच किस मोड में है, बंद मोड में, ऑफ मोड में। तो इसका मतलब कट ऑफ रीजन वो रीजन है जहां पर बेस इमीटर जंक्शन रिवर्स बायस में कनेक्ट रहता है, एंड नो करंट फ्लो थ्रू द कलेक्टर टू इमीटर। कलेक्टर से कहां से, हाँ कलेक्टर से, ये जो आईसी करंट से, यानी कलेक्टर से इमीटर तक मेरा कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा, कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। ये डायग्राम उतना नहीं समझ में आ रहा है, तो मैं जिस शब्द को बोल रहा हूं उस शब्द को ध्यान रखिए, गौर से सुनिए कि कट ऑफ रीजन वो रीजन होता है जहां पर बेस इमीटर जंक्शन रिवर्स बायस में कनेक्ट हो, नो करंट फ्लो थ्रू द कलेक्टर टू इमीटर, कोई भी करंट कलेक्टर से इमीटर में फ्लो नहीं कर सकता है। तो उस रीजन को क्या बोलते हैं, कट ऑफ रीजन, यानी ट्रांजिस्टर मेरा बंद है अभी। हाँ अब समझ में आया। चलिए इसको लिख देते ताकि आपको लॉन्ग टाइम के लिए याद भी रह जाए। तो आपको दोस्तों सैचुरेशन रीजन पता चल गया कि जब आईबी का वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ा दिया तो आईसी वैल्यू बढ़ नहीं रहा है, वो सैचुरेट हो गया एक वैल्यू में जाकर के, तो उस रीजन को सैचुरेशन रीजन बोलते हैं। आप कितनों भी आप माइक में कितनों जोर से बोलिए, ये आईसी बढ़ने वाला नहीं है ना। और एक्टिव रीजन जहां पर मेरा ट्रांजिस्टर बहुत अच्छा से काम कर रहा है, आईबी बढ़ा रहा है, आईसी बढ़ रहा है, बहुत अच्छा, तो उसको एक्टिव रीजन। कट ऑफ रीजन वो रीजन होता है जहां पर ये जो मेरा, देखिए आप इसको लिख देते हैं, कट ऑफ रीजन इज दैट रीजन where base to emitter junction is connected in reverse bias। ले, एक तो मेरा कलेक्टर बेस जंक्शन तो रिवर्स बायस में होता है, वो तो समझ में आ रहा है, लेकिन अब यदि बेस इमीटर जंक्शन को भी रिवर्स बायस में कर दिए तब तो नो करंट फ्लो थ्रू द इमीटर, कलेक्टर टू इमीटर, नो करंट फ्लो, नो करंट फ्लोज थ्रू कलेक्टर टू इमीटर, कलेक्टर टू इमीटर। अब तो कलेक्टर से इमीटर में कोई भी करंट फ्लो नहीं कर रहा है, कोई भी करंट नहीं फ्लो कर रहा है। तो इस रीजन को क्या बोलते हैं दोस्तों, कट ऑफ रीजन। इस रीजन को क्या बोलते हैं, कट ऑफ रीजन, जहां पर मेरा आपसे एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में ये भी सवाल रह सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग केस अकर इन
कट ऑफ रीजन, कट ऑफ रीजन में कौन सा निम्नलिखित में से कौन सा कंडीशन फुलफिल होता है कट ऑफ रीजन में, है ना, या से कौन सा केस अकर यानी होता है। तो वहां पर ऑप्शन रहेगा बहुत सारा, उसमें से आपको यही वाला ऑप्शन टिक करना है कि बेस इमिटर जंक्शन ऑलवेज कनेक्टेड इन रिवर्स बायस। बेस इमिटर जंक्शन रिवर्स बायस में हमेशा होगा, यानी हाँ रिवर्स बायस में होगा बेस इमिटर जंक्शन, तभी उसको हम कट ऑफ रीजन बोलेंगे। तो दोस्तों इसको भी आप लिख लीजिए और साथ ही साथ स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब यहाँ पर एक मैं टेबल आपको बना करके दे रहा हूं, इस टेबल को आपको हमेशा मतलब दिमाग में सेट कर रखना है, याद रटना नहीं है, सेट रखना है, सेट रखना है। किस तरीके से उसका भी मैं आपको ट्रिक बताऊंगा। और ये यहीं से सारा ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, यहीं से। जिसको ये वाला टेबल तो याद है वो तो वहां बड़ा अर्जुन बन जाएगा। देखिए जिसको ये वाला टेबल तो याद है, ये हो गया मेरा बेस इमिटर जंक्शन, ये हो गया दोस्तों मेरा बेस कलेक्टर या फिर कलेक्टर बेस जंक्शन, कलेक्टर बेस जंक्शन। और यहां पर कौन सा रीजन में होगा, तब फिर कौन सा रीजन में होगा, है ना, ट्रांजिस्टर किस रीजन में काम करेगा, यानी किस रीजन में होगा, और ऑपरेशन यानी ट्रांजिस्टर मेरा किस तरीके से काम कर रहा है, चालू है ना बंद है ना क्या है, स्विच की तरह काम कर रहा है ना क्या, किस तरीके से काम कर रहा है, एम्पलीफाई जो ट्रांजिस्टर का मेन काम है एम्पलीफिकेशन करना, वो कर रहा है क्या नहीं। अब देखिए ये टेबल तो अगर आपका याद है तब आप लोग धुरंधार बन जाएंगे, है ना। तो सबसे पहले नॉर्मल कंडीशन में ट्रांजिस्टर का बेस इमिटर जंक्शन किस बायस में होता है, फॉरवर्ड बायस में, फॉरवर्ड बायस में नॉर्मल कंडीशन में। देखिए इस तरीके से ट्रांजिस्टर ये वाला है ना, ये मेरा इमिटर, ये मेरा कलेक्टर, ये मेरा बेस। तो नॉर्मल कंडीशन में ये मेरा एन पी एन, तो एन रहता नेगेटिव से, पी रहता पॉजिटिव से, है ना। तो ये फॉरवर्ड बायस में है, वी बी ई, ये मेरा एन हो गया मेरा पॉजिटिव और पी हो गया मेरा नेगेटिव। तो ये मेरा रिवर्स बायस में है नॉर्मल कंडीशन में, तभी मेरा बहुत अच्छा से ट्रांजिस्टर काम करता है। बी सी ई कलेक्टर, बी सी या बी सी, हाँ बी सी कलेक्टर बेस जंक्शन। तो अगर मेरा ये जो अगर मेरा ट्रांजिस्टर ये बेस इमिटर जंक्शन, अगर मेरा बेस इमिटर जंक्शन फॉरवर्ड बायस में, देखिए ये फॉरवर्ड बायस में है ना, पी पॉजिटिव से एन नेगेटिव से फॉरवर्ड बायस में, तब मेरा और साथ ही साथ कलेक्टर बेस जंक्शन यानी बीसी, है ना, कलेक्टर बेस जंक्शन रिवर्स बायस में, जो कि मेरा है देखिए ही एन पॉजिटिव से और पी नेगेटिव से, पहले पी था पॉजिटिव से अब पी हो गया नेगेटिव से, यानी ये मेरा नॉर्मल कंडीशन में अगर ये मेरा रिवर्स बायस में, तब फिर ट्रांजिस्टर किस रीजन में होगा, बहुत अच्छा एकदम नॉर्मल कंडीशन में, है ना, ट्रांजिस्टर बहुत अच्छा है मेरा, एकदम अच्छा से काम कर रहा है, यानी वो एक्टिव रीजन में होगा। अच्छा ऑपरेशन, तो ये एम्पलीफिकेशन का काम करेगा, हाँ, यानी हम लोग साउंड दे रहे हैं आईबी में, आईबी दे रहे तो आईसी बढ़ रहा है, हाँ एम्पलीफाई हो रहा है, एम्पलीफिकेशन का काम हो रहा है, बहुत अच्छा से हो रहा है ना। हाँ अगर ये फॉरवर्ड की जगह हो गया रिवर्स बायस, जो मैंने अभी आपको बताया था ना कि अगर हम लोग बेस इमिटर जंक्शन को फॉरवर्ड की जगह रिवर्स बायस कर दे तो चला जाएगा कट ऑफ रीजन में, और साथ ही साथ और ये अभी भी रिवर्स बायस में ही है, इसमें नो चेंज, दोनों में से किसी एक को चेंज करना है, हमेशा याद रखिए, है ना। तो नॉर्मल कंडीशन में दोनों जैसा रहता है वैसा ही रहने दीजिए, चेंजिंग वाला फर्स्ट कंडीशन में बेस इमिटर जंक्शन को जो था उसको बदल दीजिए और ये वाला जस का तस रहने दीजिए, तब ये क्या हो जाएगा, ये भी रिवर्स ये भी रिवर्स, है ना, इधर से भी करंट नहीं जा रहा है रिवर्स बायस में, इधर से भी करंट नहीं जा रहा है रिवर्स बायस में, यानी ट्रांजिस्टर बंद है, ट्रांजिस्टर से कोई करंट नहीं जा रहा है, यानी कट ऑफ रीजन किस रीजन में है, कट ऑफ रीजन, ठीक है, कट ऑफ रीजन। तब फिर एम्पलीफिकेशन होगा, नहीं होगा, एम्पलीफिकेशन नहीं होगा, यानी ये किस तरीके से ऑपरेट करेगा, किस तरीके से स्विच की तरह काम करेगा, स्विच की तरह, और स्विच किस अवस्था में होगा, ऑफ, बंद की अवस्था में, स्विच मेरा बंद है, कोई करंट नहीं फ्लो कर रहा है, कोई करंट नहीं। तीसरा कंडीशन, इसको फॉरवर्ड है, फॉरवर्ड रहने दीजिए, वो जो रिवर्स था उसको भी आप फॉरवर्ड कर दीजिए, यानी अब इसको चेंज कीजिए उसको नहीं। तो देखिए अगर इसको हम फॉरवर्ड है, इसको फॉरवर्ड है, यानी ये मेरा फॉरवर्ड रहता है और ये मेरा रिवर्स रहता है, तो अगर इसको भी हम फॉरवर्ड कर दिए, अगर इसको भी फॉरवर्ड कर दिए, है ना, यानी हम क्या कर दिए, एन को नेगेटिव से और पी को पॉजिटिव से, इसको भी फॉरवर्ड कर दिए, तब तो मेरा करंट इधर से आईबी करंट बहुत अच्छा से जाएगा, यानी इधर से आईसी करंट जाएगा और इधर से आईबी करंट जाएगा, आईबी करंट,
आईबी करंट आईसी करंट तब और ज्यादा मात्रा में, पहले आईसी करंट इधर से जाता था, याद है, आईसी करंट इधर से, लेकिन अब आईसी करंट इधर से जाने लगा, इधर से, तो इधर आईबी पहले से जा रहा था, आईबी करंट इधर पहले से जा रहा था और इधर से आईसी करंट भी आ गया, तब तो इसका मात्रा को और बढ़ा देगा। ट्रांजिस्टर मेरा पास, ट्रांजिस्टर में पहले कम करंट फ्लो कर रहा था, अब और भी ज्यादा करंट फ्लो करने लगा। इसका मतलब क्या है, ट्रांजिस्टर अब मेरा किस मोड में चला गया, सेचुरेशन रीजन में चला गया, सेचुरेशन रीजन में, यानी हम बेस करंट को बहुत ज्यादा बढ़ा दिए। फिर बेस करंट में कलेक्टर करंट भी जुड़ गया, है ना, जुड़ गया ना, बेस करंट पहले अकेले जा रहा था, अब कलेक्टर करंट भी आ गया, जुड़ गया। इसका मतलब ट्रांजिस्टर में बेस करंट बहुत ज्यादा बढ़ गया, बेस करंट बढ़ गया यानी मेरा किस रीजन में चला गया, आईसी करंट सेचुरेट हो गया, सेचुरेशन रीजन में चला गया। तो फिर स्विच, तो फिर मेरा ये किसकी तरह काम करेगा, ट्रांजिस्टर स्विच की तरह काम करेगा, लेकिन अब स्विच जो है ना बंद नहीं हो रहा, यानी वो हमेशा ऑन कंडीशन में रह गया, ऑन, क्योंकि अब करंट फ्लो धड़ाधड़ करंट जा रहा है, धड़ाधड़, है ना, एकदम करंट जाते जाते, उसका कोई कंट्रोल नहीं, आप इसको बंद ही नहीं कर पाएंगे, यानी वो ऑन कंडीशन में, है ना, करंट फ्लो को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, वो चलते हैं, करंट चलते हैं। तो ये वाला टेबल जिसका याद रहेगा वो तो बाजी मार लेगा एग्जाम में, जिसको ये वाला टेबल वाला याद रहेगा। और ये टेबल कहां से बना, यहां से बना, ये वाला हमेशा याद रखना, ये तो परम पिता है, ये वाला डायग्राम है परम पिता। तो दोस्तों इतना था हमारा आज की वीडियो में, है ना। तो अभी कुछ और है, अभी कुछ और है ना, अभी कुछ और उसको भी थोड़ा देख लेते हैं। अब दोस्तों इतना हो गया, अब इतना आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, 1 2 3। तो चलिए दोस्तों, अब जो हमारा एक मेन चीज है जिसको भी समझना बहुत जरूरी है, क्वेश्चन पॉइंट या फिर ऑपरेटिंग पॉइंट क्या होता है। देखिए इसका नाम में छिपा हुआ ऑपरेटिंग, और क्वेश्चन ये जो वर्ड है इसका मतलब होता है, हिंदी शब्द का अर्थ है शांत, शांत एकदम, जो शांत है एकदम, स्थिर, स्थिर, शांत, शांत का मतलब एकदम रुका हुआ नहीं, स्थिर एकदम, है ना। जिस तरीके से बांध का पानी, बांध देखे ना, बांध का पानी किस तरह एकदम शांत है लेकिन थोड़ा थोड़ा बहता है ना। तो ये हो गया क्वेश्चन पॉइंट या फिर ऑपरेटिंग पॉइंट, जिस पॉइंट पर मेरा अभी वर्तमान में ट्रांजिस्टर काम कर रहा है, जिस पॉइंट पर ट्रांजिस्टर मेरा काम कर रहा है, उस पॉइंट को बोलते हैं क्वेश्चन पॉइंट या फिर ऑपरेटिंग पॉइंट, है ना। तो इस पॉइंट को निकालना, इस पॉइंट को हम लोग कहां निकालेंगे दोस्तों, इसी ग्राफ से निकालेंगे, इसी ग्राफ में वो वाला पॉइंट है जिसको हमको ढूंढना है। ये तो ग्राफ हो गया, ये तो जिस तरीके से आपने पढ़ा है ना, इस तरीके से, ये तो प्लेन हो गया, इसका प्लेन में हमको वो पॉइंट ढूंढना है इस तरीके से। एक सेकंड, यहाँ पर आपका स्ट्रेट लाइन काम आएगा, देखिए ये तो मेरा कार्टेशियन प्लेन है, यहाँ पर हमको वो वाला पॉइंट ढूंढना है ना, यहाँ पर हमको वो वाला पॉइंट ढूंढना है, ये वाला पॉइंट वहां ढूंढना है, जहां पर मेरा इसी पॉइंट का नाम है क्यू पॉइंट, क्वेश्चन पॉइंट। इस पॉइंट को ढूंढना है, उसी पॉइंट पर पता चलेगा कि हाँ मेरा ट्रांजिस्टर काम कर रहा है ना। जिस पॉइंट पर मेरा ट्रांजिस्टर काम करता है, ऑपरेट करता है, उस पॉइंट को कहते हैं क्वेश्चन पॉइंट। तो ये भी आपको एग्जाम में आता है कि डिफाइन क्वेश्चन पॉइंट, है ना। तो इसका भी डेफिनेशन और साथ ही साथ कैसे निकालेंगे उस पॉइंट को, और इस ग्राफ में उसको दिखाना है, आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स में आपको दिखाना है ना। तो ये भी आपको करना होगा। तो एक तो डायग्राम आप इसको छाप लिए, जब मैं अभी आपको आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ा रहा था, फिर से इस डायग्राम को छापना होगा। हाँ आपको, मैंने तो पहले से छाप के रखा हुआ, आपको फिर से ये वाला छापना होगा यहाँ पर। तो पहले लिखवा रहा हूं और साथ ही साथ इसको छापना होगा। देखिए पहले लिखते हैं, टू ऑब्टेन, आप लोग भी लिखते चलिए, टू ऑब्टेन क्यू पॉइंट यानी क्वेश्चन पॉइंट, है ना, इक्वेशन, एन इक्वेशन इज फाउंड आउट, है ना, फ्रॉम कलेक्टर टू इमिटर लूप। अब यहां पर केवीएल लगेगा दोस्तों, इमिटर लूप, लूप का बात आ गया, लूप केवीएल, है ना। तो केवीएल यानी किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ को लूप लॉ भी कहते हैं, आपको याद होगा, मैंने आपको बताया है ना, अभी ने बताया है, जब मैं आप लोग क्लास 12 में जब मैं वीडियो बना रहा था, तब मैंने आपको केवीएल और केसीएल को बहुत अच्छा से बताया था। हाँ भले वहां पर क्लास 12 में आपको मैंने क्वेश्चन नहीं बनाना था, क्योंकि आपका एग्जाम में क्वेश्चन नहीं पूछा जाता था 12 में, लेकिन यहाँ पर आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा केवीएल केसीएल। तो ये आपका ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन में, तो वहां पर मैं आपको बहुत अच्छा से पढ़ाऊंगा इसको, है ना। लेकिन फिलहाल इतना हम लोग आज की वीडियो में मैं आपको केवीएल के बारे में बता दूंगा, जिससे आपका काम चल जाएगा, है ना। तो लिखते हैं, तो ये जो इक्वेशन है उसको कहां से हम लोग प्राप्त करेंगे दोस्तों, कलेक्टर इमिटर लूप से, है ना, कलेक्टर इमिटर लूप से। विच इज द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, विच इज, ये जो इक्वेशन है, ये जो इक्वेशन इज द, विच इज द इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन, जो कि क्या है, एक स्ट्रेट लाइन का, यानी मैथ और फिजिक्स दोनों मिल गया, स्ट्रेट लाइन, जो कि स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है ना। तो दिस इक्वेशन ऑन कहां पर ड्रॉ करेंगे, दिस इक्वेशन या फिर दिस स्ट्रेट लाइन, दिस स्ट्रेट लाइन
ऑन आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स, इसी लाइन पर हम माने इसी ग्राफ में हमको ड्रॉ करना है, खींचना है वो वाला इक्वेशन। दिस इक्वेशन ऑन आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रांजिस्टर, आप लोग भी लिखते चलिए है ना, विच गिव्स क्यू पॉइंट, वही जो इक्वेशन है या फिर वही जो स्ट्रेट लाइन वो हमको क्यू पॉइंट देगा, जिस पॉइंट पर हमको पता चलेगा कि ट्रांजिस्टर मेरा काम किस पॉइंट पर काम कर रहा है। तो इसको आप लोग लिख लिए होंगे, नहीं लिखे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, 1 2 3। अब यहां पर दोस्तों हमको केवीएल लगाना है। केवीएल क्या होता है? किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। किरचॉफ जो साइंटिस्ट थे उन्होंने जंक्शन के आधार माने जंक्शन पर आधारित दो नियम दिया था, एक किरचॉफ्स करंट लॉ, एक किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। किरचॉफ्स करंट लॉ करंट का इक्वेशन देता है, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ वोल्टेज का इक्वेशन देता है। जहां पर भी वोल्टेज का हमको जोड़ना घटाना पड़े है ना, कितना टोटल सर्किट में कितना वोल्टेज है, तो वहां पर केवीएल लगाना पड़ता है। बिना केवीएल का कोई उपाय नहीं है दुनिया में, ऐसा कोई माने दूसरा ऑप्शन नहीं है जो केवीएल के अलावा है, तो केवीएल लगाना ही पड़ेगा है ना। तो लिखते हैं अप्लाइंग केवीएल इन सीई लूप, कलेक्टर इमिटर लूप। अब यहां पर सीई लूप मिलेगा कहां से? तो हम लोग बनाते हैं ना सीई लूप। तो यहां पर एक लाइन खींच देते दोस्तों, जहां पर हमको वो पॉइंट 2 मिलेगा है ना, लेकिन अभी फिलहाल लाइन नहीं खींचेंगे, अभी हमको आपको समझाना है। तो ये हो गया मेरा सीई लूप, इसी लूप में आपको केवीएल लगाना है। ठीक है, इसी लूप में आपको क्या करना है दोस्तों? केवीएल लगाना है। यहां से आई ई आ गया और ये जाके ग्राउंड में सट गया, नेगेटिव टर्मिनल। ये हमेशा नेगेटिव टर्मिनल है, ये हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल है ना। ये वोल्टेज सोर्स वीसीसी है और यहां से मेरा जो करंट आया आईसी करंट, यहां से करंट आया आईबी करंट, और ये मेरा रजिस्टर आरबी है, ए आरसी कलेक्टर के अक्रॉस, और ये है आरबी। तो यहां पर देखिए दोस्तों, ये कलेक्टर इमिटर बेस इमिटर, तो यहां से यहां तक का वोल्टेज है वी बी ई, और यहां से यहां तक का वोल्टेज है वी सी ई है ना। अब यहां पर हमको केवीएल लगाना है। इस सर्किट में हमको पता करना है कि टोटल वोल्टेज कितना है केवल इस लूप में, कलेक्टर से लेकर इमिटर, ये वाला कलेक्टर वाला लाइन है और ये वाला इमिटर वाला लाइन है, इस लाइन में। तो इसका लूप कैसे बना? लूप किसको बोलते हैं? लूप बोलते हैं जहां से आप शुरू किए घूम फिर के फिर उसी जगह पर उसी पॉइंट पर पहुंचना है। यहां से शुरू किए और फिर घूम फिर के यहीं इसी पॉइंट पर पहुंचना है, इसको बोलते हैं लूप। तो हम लोग इस पॉइंट से शुरू किए और फिर घूम फिर के फिर इसी पॉइंट में पहुंचे, तो कैसे पहुंचेंगे बोलिए? तो इस सर्किट को अभी मैं ये वाला छापने से पहले मैंने आपको बताया था, मैंने दूसरा सर्किट छाप के बताया था, जहां पर ये वाला जो पॉजिटिव था और ये वाला जो नेगेटिव था वो एक ही जगह पर था, याद है ना? इस तरीके से याद है ना? तो इसी को अलग अलग कर दिए, इसको उठा करके हम लोग यहां लिख दिए और इसको उठा करके हम लोग यहां कर दिए, नेगेटिव को यहां कर दिए, याद है ना? हाँ, तो ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो सेम टू सेम है। इसका मतलब हमको लूप को यहां से शुरू करेंगे और यहां से ये ग्राउंड यानी धरती, यहां से फिर तो यहां पर आ जाएगा, इस तरीके से लूप चलेगा है ना। तो ये बंद वृत्ताकार पथ हो जा रहा है ना। चलिए हम लोग केवीएल लगाते हैं। तो देखिए यहां से, तो यहां से शुरू होगा नेगेटिव टर्मिनल से, यहां से शुरू हुआ नेगेटिव से, तो नेगेटिव से देखिए ये वाला हम लोग ऐसा बनाते हैं ना, आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है तो मैं ऐसा बनाता हूं है ना, ऐसा फिलहाल समझने के लिए, लेकिन आपको ये एग्जाम में इस तरीके से नहीं करना है, नहीं तो फिर टीचर नंबर काट देगा। चलिए केवीएल लगाते हैं। केवीएल कैसे लगाते हैं मैं आपको सिखाता हूं है ना। तो केवीएल में देखिए हम लोग किधर से आ रहे, हम लोग इधर से आ रहे, तो हम लोग का डायरेक्शन इधर से है, इधर से आ रहे हैं, और करंट का भी डायरेक्शन किधर से किधर है, पॉजिटिव टू नेगेटिव है ना। इधर से करंट भी इधर से इधर से आ रहा है, तो पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो हम लोग भी जिधर से आ रहा है करंट भी उधर से आ रहा है, लेकिन ये बैटरी का कौन सा टर्मिनल है? नेगेटिव टर्मिनल है ना, पॉजिटिव टर्मिनल, तो ये बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल है। तो जब भी बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल मिले, जब भी, ध्यान से देखिए केवीएल किसको बोलते हैं, ध्यान से समझिए, जब भी हम लोग का रास्ता में पहले नेगेटिव टर्मिनल मिलता है, जब भी रास्ता में नेगेटिव टर्मिनल मिलता है, तो हमेशा वीसीसी का या फिर कोई भी यहाँ पर चीज रहे, वोल्टेज हमेशा यहाँ पर वोल्टेज रहेगा, वोल्टेज का वैल्यू माइनस लेना है। तो यहाँ पर कौन सा वोल्टेज है? वीसीसी वोल्टेज है। हमेशा इधर से आ रहे, अगर मेरा पॉजिटिव यहाँ पर मिलता है, पॉजिटिव वाला टर्मिनल, ये वाला बड़ा टर्मिनल तो यहाँ रहता, तब पर हम यहाँ पर पॉजिटिव वीसीसी लेते, लेकिन हमको मिला कौन सा टर्मिनल? नेगेटिव टर्मिनल, क्योंकि हम इधर से आ रहे हैं है ना, तो नेगेटिव टर्मिनल मिला इसलिए माइनस वीसीसी लगा। अब हम जितना भी चीजें
वो हम लोग भी उसी डायरेक्शन में चल रहे हैं और करंट भी उसी डायरेक्शन में आ रहा है ना। तो ये आरसी और आईसी मिला करके क्या हो जाएगा, वोल्टेज हो जाएगा। तो टोटल वोल्टेज को जोड़ा जाता है। तो यहाँ पर ये जो कलेक्टर है, कलेक्टर के अक्रॉस वोल्टेज कितना है, ये जो कलेक्टर है उसका अक्रॉस वोल्टेज कितना है, आईसी गुना आरसी। इस रजिस्टर का अक्रॉस वोल्टेज कितना है, वोल्टेज कितना है, वोल्टेज प्लस, क्यों प्लस किया, क्योंकि हम लोग भी इधर से आ रहा है, करंट भी देखिए इधर से आ रहा है ना। तो कितना हो जाएगा, आईसी गुना आरसी, फिर प्लस, क्यों प्लस किए, क्योंकि फिर हम लोग जिधर से जा रहे हैं उधर ही फिर वोल्टेज टू मिला। तो वोल्टेज VCE, हम लोग भी उधर से आ रहे हैं, वोल्टेज भी उधर से मिला है ना। तो प्लस VCE और फिर इधर से नेगेटिव निकल करके फिर वहां चला गया बराबर 0, फिर उसी पॉइंट में आ गए। तो इसको बोलते KVL। दोस्तों समझ में आ गया, KVL किसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं KVL। अब यहां से दोस्तों अब ये सब मिटा देते, सारा काम हो गया। तो समझ में आया इस सर्किट का कितना बड़ा यहाँ पर भूमिका है, कितना बड़ा रोल है ना। इसका भी जरूरत पड़ेगा, ये वाला हम लोग अभी खराब नहीं कर सकते हैं। ये है IC2, ये IC3 और ये है IC सैचुरेशन, ठीक है, ये IC1। देखिए अब यहां पर हमको y बराबर mx प्लस c वाला हमको क्या लिखना है, इक्वेशन बनाना है, इक्वेशन पर लाना है, इक्वेशन बनाना है। तो हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, हम लोग क्या करते हैं, ये जो VCE को रहने देते यहाँ पर है ना, VCE को रहने देते और ये जो VCC है वो उधर चला जाएगा है ना, उधर चला जाएगा और ये IC गुना RC वो माइनस आ जाएगा, IC गुना RC है ना। अब देखिए इस फॉर्म में कैसे ला रहे हैं इसको ध्यान से देखिएगा। या फिर हम लोग क्या करते हैं, अभी जो है ना, अभी हम लोग IC गुना RC को रहने देते और VCC है ना उसको उधर कर देते हैं और ये प्लस है उधर आके माइनस हो जाएगा VCE। तो IC को रहने देते, कलेक्टर करंट को रहने देते और VCC माइनस VCE। तो माइनस को दोस्तों क्योंकि मेरा y बराबर होता है mx प्लस c, प्लस होता है यहाँ पर, प्लस प्लस होता है तो यहाँ पर माइनस नहीं ला सकते। तो हम हाँ तो दोस्तों इसको ना हम लोग इस तरीके से कर सकते हैं। देखिए दोस्तों हमको इस फॉर्म में लाना है आंसर, तो हम लोग क्या करेंगे, VCE है ना इसको माइनस में इधर ले आते हैं और ये जो माइनस में VCC उधर जाएगा तो प्लस में VCC हो जाएगा। अब यहाँ पर RC है ना, RC उसको दोनों ये गुना में इधर तो इधर आ जाएगा तो बटा में हो जाएगा और दोनों के लिए बटा में हो जाएगा, इसके लिए भी बटा हो जाएगा और इसके लिए भी बटा हो जाएगा। अब देखिए ये आ गया इस फॉर्म में, ये क्या हो जाएगा y बराबर में इस तरीके से IC बराबर हो जाएगा mx। तो m क्या है यहाँ पर -1 बटे RC mx, तो m क्या हो जाएगा -1 बटे RC और x क्या हो जाएगा VCE प्लस c का वैल्यू VCC बटा RC। तो ये आ गया y बराबर mx प्लस c, इस फॉर्म में आ गया। हाँ तो यही है स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन और यही वाला इक्वेशन हमको लाना था, यही वाला इक्वेशन हमको लाना था। तो दोस्तों ये इक्वेशन मिल गया, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन मिल गया। तो इससे हमको पॉइंट निकालना पड़ेगा, वो क्यू पॉइंट, क्वेश्चन पॉइंट निकालना पड़ेगा। तो पॉइंट कैसे निकालते हैं, इक्वेशन हमको पता है y बराबर mx प्लस c हमको पता है, तो पॉइंट कैसे निकालेंगे, पॉइंट x, y कैसे निकालेंगे। तो देखिए x, y निकालने का सबसे पहले मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं तभी आपको बढ़िया से समझ में आएगा है ना। इतना आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए हम ये मेरा इक्वेशन है, उसका पॉइंट कैसे निकालेंगे, मेरा मान लेते हैं एग्जांपल दे रहे हैं ना, ये ऐसे आपको लिखना नहीं है, y बराबर mx प्लस c एग्जांपल मान लेते हैं, लेट सबसे पहले टेक पॉइंट कैसे निकालेंगे, पॉइंट कैसे निकालेंगे है ना। तो y बराबर टेक मान लेते पहले x बराबर 0 करना है, x बराबर 0 है ना। तो जहां जहां x है वहां 0 कर दीजिए, तो x 0 हो गया तो mx पूरा 0 हो जाएगा, तो y बराबर c हो गया। यानी पॉइंट, पहला पॉइंट क्या आया दोस्तों, पहला पॉइंट आया x का वैल्यू क्या आया 0, जब 0 पुट किया तो y का वैल्यू हमको क्या मिला, c मिला, ठीक है। दूसरा पॉइंट फिर टेक y बराबर 0, पहले x बराबर 0 लेना अपने मान से, फिर y बराबर 0, तो y जहां पर 0 है वहां पर 0 पुट किया तो ये 0 हो गया, तो mx प्लस c हो गया, mx प्लस c बराबर हो गया 0। तो x बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, माइनस c बटा m हो जाएगा ना, माइनस c बटा m। तो ये मेरा x मिल गया, तो इसीलिए दूसरा पॉइंट हमको क्या मिल गया, दूसरा पॉइंट x का वैल्यू माइनस c बटा m कॉमा 0, y का वैल्यू 0। तो हमको इक्वेशन क्या मिल गया दोस्तों, इक्वेशन मिल गया x का वैल्यू जब 0 पुट किए, x का वैल्यू जब 0 पुट कर दिए, x का वैल्यू जब 0 पुट किए तो y का वैल्यू क्या मिला दोस्तों, y का वैल्यू हमको c मिला, c पॉजिटिव है ना नेगेटिव है, तो p प्लस में यानी ऊपर, मान लेते हैं यहाँ पर कोई एक पॉइंट होगा, तो ये हो गया दोस्तों मेरा पॉइंट P1 0, c। और दूसरा पॉइंट P2 x का वैल्यू क्या है माइनस में, तो x का वैल्यू माइनस यानी इधर बढ़ेगा इधर, तो थोड़ा इसको हम लोग बढ़िया से छापते हैं। तो ये है मेरा x लाइन, ये है मेरा y लाइन,
ये है पॉइंट P1 0, C, और यहाँ पर एक लाइन मान लेते हैं, एक पॉइंट हमको मान लेते हैं x का वैल्यू है, ये -x है, ये -c/m है, और y का वैल्यू क्या है यहाँ पर 0, तो ये पॉइंट हमको 2 मिल गया, पॉइंट 2। और दोनों पॉइंट को मिला दीजिए यहाँ से हाथ, बस इस लाइन, ये लाइन हमको मिल गया, इस लाइन का हमको पॉइंट मिल गया, यहाँ पर एक पॉइंट मिल गया है ना, P1 पॉइंट मिल गया, P2 पॉइंट मिल गया है ना। तो सेम टू सेम इसी तरीके से दोस्तों, सेम टू सेम इसी तरीके से हमको क्या करना है दोस्तों, हमको पॉइंट निकालना है, P1 पॉइंट निकालना है ना। तो चलिए हम लोग पॉइंट निकालते हैं। तो आप लोगों को समझ में आ गया इस तरीके से स्ट्रेट लाइन में, इस तरीके से आपकी क्लास 11 में आपके मैथ में टीचर ने आपको बताया होगा। तो अब हम लोग पॉइंट निकालते हैं, क्यों पॉइंट निकालते हैं। हाँ, यहाँ पर 2 पॉइंट निकाल रहा था, लेकिन हमको एक ही पॉइंट निकालना है ना। तो चलिए हम लोग लिखते हैं इसको। तो ये मेरा इक्वेशन है, इसको हम लोग एक बार यहाँ लिखते हैं, IC बराबर -1/RC VCE प्लस VCC/RC। तो ये मेरा क्या पास, दिस इज द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है। तो इससे हमको पॉइंट निकालना, तो सबसे पहले टेक x बराबर 0, तो x यहाँ पर क्या है दोस्तों, x क्या है, y बराबर mx प्लस c, तो x है VCE, तो यहाँ पर टेक VCE बराबर 0, x बराबर 0। तो यहाँ पर IC बराबर क्या हो गया दोस्तों, ये पूरा पूरी 0 हो गया है ना, तो ये बचेगा VCC/RC बचेगा। तो ये कब आया, ये कब आया, या इसको अभी रहने दीजिए, इसको अभी रहने दीजिए। फिर टेक y बराबर 0, तो y क्या दोस्तों, IC बराबर 0, तो IC जब 0 ले लिए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये माइनस है उसको इधर भेज देते, तो ये हो जाएगा VCC/RC बराबर हो गया 1 या बराबर हो गया VCE/RC, माइनस इधर आके प्लस हो गया, RC खत्म, तो VCC बराबर हो गया VCE है ना। तो यहाँ पर दोस्तों हमको y का भी वैल्यू यहाँ पर मिल गया। तो यहाँ पर हमको पॉइंट मिल गया दोस्तों, ये P1 पॉइंट है, P1 पॉइंट और P2 पॉइंट, दोनों को मिला करके, यानी एगो x का वैल्यू आया, एगो y का वैल्यू आया, यानी हमको पॉइंट मिल गया। क्या पॉइंट मिल गया, हमको पॉइंट यहाँ पर मिला है, क्या मिला है पॉइंट, हमको एगो पॉइंट मिला है VCE जब x बराबर 0। देखिए एगो पॉइंट हमको मिला पॉइंट 1, क्या मिला है, जब x बराबर 0, तो y बराबर क्या मिला, VCC/RC। और दूसरा पॉइंट क्या मिला दोस्तों, जब x बराबर क्या लिखे, जब y बराबर 0, y बराबर, तो x बराबर क्या आया, VCE। चलिए अब यहाँ पर x का वैल्यू 0, x का वैल्यू 0 यहाँ, और y का वैल्यू प्लस में ना माइनस में, तो यहाँ पर VCC/RC ये प्लस में, तो मान लेते कहीं पर यहाँ पर होगा, मान लेते यहाँ पर होगा, मान लेते यहाँ पर होगा है ना। तो यहाँ पर क्या है दोस्तों, यहाँ पर मान लेते VCC/RC, यहाँ पर क्या है VCC/RC है ना, यहाँ पर है। दूसरा VCE, ये किसका वैल्यू, x, y का वैल्यू, तो x बराबर VCE, प्लस है ना माइनस है, प्लस है, यानी इधर होगा। तो मान लेते कहीं पर यहाँ होगा, मान लेते कहीं पर यहाँ होगा, मान लेते यहाँ होगा, कितना होगा VCE, मान लेते यहाँ होगा, और y का वैल्यू 0, तो इसी लाइन में होगा है ना। तो देखिए आप दोनों पॉइंट को मिला दीजिए, नहीं मिला ना, बढ़िया से दोनों पॉइंट को मिला दिए दोनों पॉइंट को इस तरीके से मिला दिए, ये स्ट्रेट लाइन का आ गया। तो यहाँ पर आपको वो पॉइंट, क्यू पॉइंट मिल जाएगा, कहां पर मिलेगा, देखिए इतना, एक सेकंड हम लोग मिटा कह दे रहे, VCC/RC, इतना आप लोग पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए है ना, इतना पहले आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए। ये लाइन, इस लाइन का नाम क्या है दोस्तों, इस लाइन का नाम है लोड लाइन, इस लाइन का नाम है लोड लाइन। चलिए इसको आप पहले स्क्रीनशॉट लीजिए, हम लोग इक्वेशन मैंने लाइन खींच दिए, इसी ग्राफ में आपको खींचना है, फिर से आप लोग फिर से इस ग्राफ को बनाइए और इस लाइन को खींचिए, वहां पर खींच दिया, आगे देखते हैं। उसके बाद दोस्तों उस पॉइंट को हमको ढूंढना है, ये तो लोड लाइन हो गया, लोड लाइन है ना। अब पॉइंट P1 और P2 को जैसे हम लोग वहां पर ड्रॉ कर दिए इस लाइन में है ना, तो अब हमको क्या करना है दोस्तों, वो पॉइंट, तो हम ये पॉइंट जो है वो हम कहीं पर भी ले सकते, कहीं पर भी है ना, कहीं पर भी ले सकते, आपको जहां लेने का मन है वहां आप ले सकते हैं, जहां लेने का मन है। हो गया, स्क्रीनशॉट ले लिए। तो अब देखिए दोस्तों, तो यहां पर आप एक लाइन लिख दीजिएगा, प्लॉटिंग P1 एंड P2, ठीक है, इन ग्राफ, या फिर प्लॉटिंग P1 एंड P2 यहां पर प्लॉट कर दिया। आपको जहां मन है, हमको मान लेते यहां पर लेना है, यहां पर, या फिर मान लेते यहां पर लेना है ना, कहीं पर भी ले सकते हैं, या फिर यहां पर है, तो आप कहीं पर ले, मान लेते यहां पर लिए, तो यहां पर जो क्यू पॉइंट होगा, यहां पर क्यू पॉइंट वो होगा एक्स का वैल्यू, तो एक्स का वैल्यू क्या है VCE, और वाई का वैल्यू क्या है दोस्तों IC, तो ये हो गया मेरा क्यू पॉइंट। तो अगर आपका मन है तो आप यहां पर एक और किताब में इस तरीके से भी लिखा रहता है VCQ, ICQ, यानी VC, एक्स का वैल्यू क्या है इस लाइन में VC,
और y का वैल्यू क्या है IC। तो IC में हम Q लिख दीजिए, Q की क्वेश्चन पॉइंट, और VC में भी Q लिख दिए, VCE में भी Q। तो ये हो गया दोस्तों मेरा क्वेश्चन पॉइंट Q। तो दोस्तों मेरा Q पॉइंट इस तरीके से निकाला जाता है। Q क्या है यहाँ पर, ऑपरेटिंग पॉइंट या फिर क्वेश्चन पॉइंट, ठीक है। और उस लाइन का नाम क्या है, लोड लाइन। तो दोस्तों इतना आपको देखना था आज की वीडियो में बस, और आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। ये सारा चीज आपको एग्जाम में अगर लिखने बोलेगा तो लिखना पड़ेगा। ग्राफ कुछ खास नहीं, मैंने आपको बता दिया किस तरीके से ग्राफ को बनाना है। जैसे यहाँ पर IB का वैल्यू फिक्स करेंगे, सबसे पहले VCE का वैल्यू बढ़ाएंगे तो हमको क्या मिलेगा, IC1 मिलेगा। फिर इस तरीके से हम अलग अलग वैल्यू में फिक्स करेंगे, कभी IB2 लिखेंगे, फिर IB3 डॉट डॉट डॉट, कभी ETC चलते रहेगा, है ना। इसका वैल्यू हम जितना बढ़ा सकते हैं। और ये जो IB जो वैल्यू माइक्रो में रहता है बहुत कम रहता है, यानी 1 एम्पियर से लेकर 1 माइक्रो एम्पियर से 100 माइक्रो एम्पियर तक रहता है। तो उसके बीच में हम कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। यहाँ पर उसी तरह से मिली में रहता है IC का वैल्यू। तो जैसे जैसे इसको अलग अलग वैल्यू में फिक्स करेंगे वैसे वैसे यहाँ पर अलग वैल्यू में हमको IC मिलता जाएगा। IC का वैल्यू एक समय में इतना बढ़ा देंगे कि IC का वैल्यू एक जगह पर जाकर के सेट हो जाएगा, सेचुरेट हो गया, यानी उससे ज्यादा बढ़ नहीं रहा है। तो उस रीजन का सेचुरेशन रीजन कर दे। जिस रीजन में मेरा बहुत अच्छा से काम कर रहा है, यानी IB बढ़ा रहे तो IC बढ़, उस रीजन को एक्टिव रीजन कर दे। और जिस रीजन में हमको अभी तक करंट पारी नहीं हो रहा है ट्रांजिस्टर से, है ना, करंट फ्लो नहीं हो रहा है कलेक्टर टू इमीटर, है ना, तो फिर उस रीजन को बोलते हैं कट ऑफ रीजन, यानी मेरा स्विच की तरह काम कर रहा है ट्रांजिस्टर और चालू नहीं है, स्विच बंद है ना। तो ये हो गया दोस्तों। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो काफी लॉन्ग बन गया, लेकिन कोई बात नहीं, आपको समझ में आ गया। हर एक चीज छोटे छोटे बातों को आपको समझ में आया होगा, है ना। जहां पर कोई डाउट है, अगर आपका मन में कोई सवाल रखे तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं बेझिझक आपको सवाल का आपको जवाब देने का प्रयास करूंगा, एकदम सटीक आंसर देने का, और आपको वहां पर सेटिस्फाई करने का प्रयास करूंगा। तो आपको अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, वीडियो को अपने दोस्तों में भी फैला दीजिए। और अगर चैनल पर नए आए और इस तरह का अगला वीडियो जो आपका सिलेबस का नेक्स्ट जो टॉपिक है उस पर वीडियो चाहिए तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक आप पढ़ते रहे। जय हिंद, वंदे मातरम।